हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हो आप सभी? होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ का अकाउंटिंग सीखने जा रहे हैं। अभी तक मैंने आपको फाइनल अकाउंटिंग बहुत अच्छे से समझा दिया है, सेल्फ बैलेंसिंग बहुत अच्छे से समझा दिया। फाइनल अकाउंट का आई थिंक तीन पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। सेल्फ बैलेंसिंग का दो पार्ट है। ऐसे ही हमारा जो एनपीए जो एनपीओ है इसका भी दो पार्ट आएगा। ये पार्ट ए है, इसके बाद कल मैं पार्ट बी अपलोड करूंगा, ठीक है दोस्तों? अगर आप फाइनल अकाउंट कर लेते हैं 15 नंबर, सेल बैलेंसिंग कर लेते हैं 15 नंबर, एनपीओ कर लेते हैं 15 नंबर, तो आपका 45 मार्क्स सिक्योर होने वाला है। अगर आप एनपीओ का पार्ट ए और पार्ट बी वीडियो देख लेते हैं तो आपका 45 मार्क्स सिक्योर होने वाला है। सर, आपको मैंने थ्योरी भी करवा दिया है, पूरे 10 ईयर का थ्योरी मैंने करवा दिया पार्ट ए और पार्ट बी में। तो अगर कोई नया स्टूडेंट है जिसको नहीं पता, फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है, तो भाई आपके लिए इंफॉर्मेशन ये है कि आप पहले कमेंट बॉक्स चेक करो। कमेंट बॉक्स में आपको अकाउंटेंसी का प्लेलिस्ट दिखेगा। उस प्लेलिस्ट में आपको फाइनल अकाउंट का पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी मिल जाएगा। सेल्फ बैलेंसिंग का पार्ट ए, पार्ट बी मिल जाएगा। एनपीओ का पार्ट ए उसी में आएगा, एनपीओ का पार्ट बी उसी बैलेंस उसी प्लेलिस्ट में आएगा। और जो मैंने थ्योरी करवाया है पार्ट ए और पार्ट बी उसी प्लेलिस्ट में आपका है। साथ ही साथ अकाउंट का स्ट्रैटेजी भी मैंने शेयर कर दिया, उसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया। तो अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं सब प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, तो प्लेलिस्ट को सेव कर लो, ठीक है? प्लेलिस्ट को सेव कर लो, तुम्हारे काम का प्लेलिस्ट है। और वही सेम प्लेलिस्ट अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, उनका भी काम हो जाएगा भाई, वो भी तो एग्जाम देंगे। ठीक है, सारे दोस्त मिलके अच्छे नंबर से पास हो जाओ तो इससे खुशी वाली बात क्या होगी? तो भाई वीडियो को शेयर करना, ये जो एनपीओ करवा रहा हूं, ठीक है, वो वाला वीडियो शेयर करना, साथ ही साथ जो प्लेलिस्ट है उसको भी शेयर कर देना, जिससे सारे दोस्तों को आराम से अकाउंटेंसी में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो अभी तक मैंने जो पढ़ाया है, अगर मैं एक रफली बताऊं, तो 15 नंबर का हो गया सेल्फ बैलेंसिंग, 15 नंबर का फाइनल अकाउंट, 15 नंबर का एनपीओ कंप्लीट कर दूंगा कल तक। 45, 10 नंबर का थ्योरी पकड़ लो मोटा मोटा, 55। तो भाई 75 से लेकर के, मतलब आउट ऑफ 75 मेरा 55 नंबर ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा जैसे ही मैं एनपीओ का पार्ट भी कंप्लीट करता हूँ। 55 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है, वो भी करेंगे, तो भी 10 नंबर का हो जाएगा, तो आपका 75 हो जाएगा। फिर एक्स्ट्रा में हम लोग क्या क्या करेंगे, जैसे एक्स्ट्रा में ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल 5 नंबर के ना कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, मतलब अक्रूवल बेसिस का क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं, बहुत इजी होते हैं, तो वो भी मैं करवा दूंगा। फिर एक्स्ट्रा में ना मैं एक सिंगल एंट्री कराऊंगा, वो एक्स्ट्रा में सिंगल एंट्री। अब मैं सिंगल एंट्री क्यों करवाया, मैं आपको बता रहा हूँ। आप सेल्फ बैलेंसिंग अगर आप कर लोगे ना, तो सिंगल एंट्री आपको नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सिंगल एंट्री कुछ लोग के लिए हार्ड होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, सिंगल एंट्री में नंबर ऑफ अकाउंट 7 से 8 बन जाते हैं, तो वो बच्चों को बहुत दिक्कत होता है। लेकिन जो सेल्फ बैलेंसिंग होता है उसमें 2 ही अकाउंट बनता है, 2 या 3 अकाउंट बनता है। तो भाई अगर आपको सिंगल एंट्री पढ़े और आपको बहुत आसान लग रहा है, तो मे बी दो हो सकता है, या तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया हो, या ये हो सकता है कि आपने बहुत इजी जी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। दो ही चीज हो सकता है, या तो आपने बहुत अच्छे से चैप्टर को समझ लिया जो भी रिस्पेक्टेड टीचर ने पढ़ाया है, तो चैप्टर आपका क्लियर है, या आपने बहुत इजी जी क्वेश्चन सॉल्व किया है। क्योंकि जो मैं क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं ना, वो आपका समझ रहे हो एकदम टॉप लेवल क्वेश्चन। जो लोग अभी एपीसी का अकाउंटिंग सीरीज फॉलो कर रहे हैं, आप उनका आप क्वेश्चन का सीरीज देखो ना, फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन देख लो, सेल्फ बैलेंसिंग क्वेश्चन देख लो। ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं देगा, क्योंकि पूरे 20 ईयर्स का एनालिसिस करके फिर आपको मैं टॉप 10 क्वेश्चन दे रहा हूं। पूरे 20 साल का पेपर एनालिसिस करके फिर जाकर मैं आपको 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। 10 से ज्यादा क्वेश्चन दे ही नहीं रहा हूं, लेकिन वो जो 10 क्वेश्चन है ना, एकदम वो बस बोल सकते हैं ना, पूरे 10 साल 20 साल का निचोड़ है। तो अगर जो क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूं वही सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, उसके बियॉन्ड कुछ भी आने वाला है, बिकॉज जितने भी टफेस्ट क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। तो क्वेश्चंस को फॉलो करो, वीडियोस को फॉलो करो। भाई चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आपको कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, तो आज व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाना, एकदम डिले मत करना, ठीक है? क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में अब हम लोग फाइनल अकाउंट और सेल्फ बैलेंसिंग, फाइनल अकाउंट और सेल्फ बैलेंसिंग का हम लोग डाउट सेशन लेने जा रहे हैं। तो भाई फाइनल अकाउंट सेल्फ बैलेंसिंग फटाफट कंप्लीट करो, डाउट सेशन, क्योंकि ऑलरेडी डाउट सेशन हो चुके हैं, दोबारा डाउट सेशन होने जा रहे हैं, ठीक है ना? तो डाउट सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाना इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ डाउट सॉल्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ। एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे ना, फिर अपने डाउट सेशन लेते रहेंगे, ठीक है? बहुत सारे बच्चे तो पर्सनली, नंबर तो मिल जाता है, तो बहुत सारे बच्चे पर्सनली डाउट तो पूछते रहते हो, हम लोग डाउट सॉल्व कर रहे हैं, तो आप भी जुड़ जाइएगा। हाँ, जो नए स्टूडेंट है उनके लिए एक छोटा इन्फॉर्मेशन है, वो प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप है भाई, उसमें आपको किसी का डेटा नहीं दिखेगा, बिकॉज वो प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप है। तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए मैंने डेटा सबको हाइड कर दिया है। उसमें मोर देन
1000+ बच्चे हैं, मैंने एग्जैक्टली देखा नहीं कितने, पर हाँ एक बार देखा 1000+ बच्चे हैं। आप भी जुड़ जाइए। आपको लगेगा हाँ सर हम अकेले हैं, बट कोई बात नहीं भाई, आप अकेले नहीं, बहुत सारे बच्चों के बीच में, पर आपको कोई दिखेगा नहीं। तो सिक्योरिटी पर्पज की वजह से मैंने वो हाइड करके रखा है, ठीक है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई वीडियो को शेयर करना, कमेंट बॉक्स में ये जो पीडीएफ है, एक पीडीएफ मिल जाएगा। तो कमेंट बॉक्स से तो मैंने जो पिन किया है, जो मैंने कमेंट पिन किया अभिषेक पांडे क्लासेस तरफ से, वो चीज को अच्छे से रीड कर लेना। सब जो मैंने पिन किया ना, सबसे लास्ट में देखना डाउनलोड पीडीएफ का लिंक आएगा। तो ये पीडीएफ प्लस ये पीडीएफ का लिंक आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है ना। ओके व्हाट्सएप ग्रुप, अकाउंटेंसी का प्लेलिस्ट और ईडी, ईडी मैंने पूरा फुल पढ़ा दिया है, सजेशन में दे दिया। तो ईडी भी जाके पढ़ लो, 4 घंटे का ईडी का वीडियो है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा 4 घंटे में। फिर पीपीएम का भी फुल सिलेबस आ रहा है, ठीक है, उसका भी मैं बना रहा हूँ। चलिए अब एनपीओ स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ईडी कर लेना, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मैंने फुल पढ़ा दिया, प्लीज देख लो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है। देखो भैया पूरे वर्ल्ड में दो ही टाइप के बिजनेस होते हैं। एक बिजनेस होता है प्रॉफिट कमाने के लिए, और एक बिजनेस होता है भैया प्रॉफिट हम नहीं कमाएंगे, ठीक है। सम बिजनेस आर मेंट फॉर द प्रॉफिट एंड सम बिजनेस आर नॉट मेंट फॉर द प्रॉफिट। कुछ बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग के लिए होते हैं, ठीक है, और कुछ बिजनेस का मकसद है भैया सर्विस देना, ठीक है, उनका मकसद है चैरिटी करना, सर्विस देना, उनका जो ऑब्जेक्टिविटी है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो अभी क्लास 11 से लेकर जब भी तुम्हारा कॉमर्स की जर्नी स्टार्ट हुआ है, वहां से लेकर के तुम लोगों ने जितना भी अकाउंटिंग सीखा है, चाहे वो फाइनल अकाउंट सीखा है, चाहे वो डेप्रिसिएशन सीखा है, चाहे कुछ भी सेल्फ बैलेंसिंग सीखा है, वो सारे के सारे जो बिजनेस हैं वो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस का सीखा है। तो क्लास 11 से लेकर के अभी तक जो भी तुमने अकाउंट्स पढ़ा है, वो सारे के सारे अकाउंट्स जो सिखाए गए ना, कैसे प्रॉफिट निकालना है, इसलिए तो आपको पीएल अकाउंट सिखाया गया। पीएल अकाउंट में क्या करते थे, सारे इनकम को लिखते थे क्रेडिट साइड में, और सारे एक्सपेंसेस को लिखते थे डेबिट साइड में, और क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करते थे, जो बचता था वो नेट प्रॉफिट। तो जो भी आज तक अकाउंटेंसी आपको सिखाया गया वो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस के लिए है। आज आप सीखने जा रहे हो वो वाले अकाउंटिंग जो प्रॉफिट के लिए नहीं होते हैं, जिनका मकसद है, जिनका जो ऑब्जेक्टिव है सिर्फ और सिर्फ सर्विस देना, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, अकाउंट्स फॉर एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंट्स फॉर एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसी का एक और नाम है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसका एक और नाम है अकाउंट्स फॉर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिंग या बोल दो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ, ठीक है। अब आपको इसे बता रहा हूं, सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। आपको पता है कंपनीज, जितनी भी देश में जितनी भी कंपनीज है ना, उनको एक कंपनी एक्ट फॉलो करना पड़ता है। आपके सेमेस्टर 5 में मिलेगा कंपनी एक्ट। तो कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 8 एनपीओ को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। मतलब सेक्शन 8 में एनपीओ का डेफिनेशन दिया गया कि एनपीओ होता क्या है। तो ये जो बिजनेस है, जो एनपीओ वाला सोसाइटी है, एनपीओ वाला जो ट्रस्ट है, ठीक है, ये रिकॉग्नाइज्ड है एज पर द सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ, सेक्शन 8 गिव द रिकॉग्निशन टू सच ऑर्गेनाइजेशन विच ऑपरेट फॉर द चैरिटेबल पर्पज नॉट फॉर द प्रॉफिट। तो भैया सेक्शन 8 किसका, सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट 2013, ये आपको रिकॉग्नाइज करता है कि जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैरिटेबल पर्पस के लिए बने हैं, जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बने हैं, उसको हम लोग बोलेंगे सेक्शन 8 कंपनी। क्या बोलेंगे, सेक्शन 8 कंपनी। पर हाँ, उसको कंपनी खोलना पड़ेगा। अगर आपको, आपके ऊपर अगर कंपनीज एक्ट अप्लीकेबल है तो ऑब्वियसली आपको कंपनी के फॉर्म में होना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल टाटा ट्रस्ट, फेमस है ना टाटा ट्रस्ट, टाटा ट्रस्ट, ठीक है। अगर ये दो ट्रस्ट है, अगर ये कंपनी के फॉर्म में होगा, ठीक है, अगर ये कंपनीज के फॉर्म में होगा, तो इस टाटा ट्रस्ट को हम लोग बोलेंगे सेक्शन 8 कंपनी। क्या बोलेंगे, सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है। तो अगर मान लो कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और वो ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के फॉर्म में, जैसे आप बोलो ना सोल प्रोप्राइटरशिप के फॉर्म में, या पार्टनरशिप के फॉर्म में, या एलएलपी के फॉर्म में, या कंपनीज के फॉर्म में, तो अगर कोई भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज के फॉर्म में है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनी। क्या बोलते हैं, सेक्शन 8 कंपनी। क्यों, क्योंकि सेक्शन 8 इसको रिकॉग्नाइज करता है, कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 8 इसको रिकॉग्नाइज करता है, इसीलिए चैरिटेबल कंपनीज को हम लोग बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है। ओके, तो भैया एनपीओ क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा कि ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये बने होते हैं चैरिटेबल पर्पस के लिए,
ठीक है। एजुकेशनल पर्पस के लिए देखिए, जितने गवर्नमेंट स्कूल्स है ना, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है, जितने भी कुछ चैरिटेबल स्कूल्स होते हैं जो गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे चैरिटेबल स्कूल्स हो, जैसे रिलीजियस हो गया, मंदिर मस्जिद गिरजाघर, ठीक है, मॉस्को वगैरह, ये सब जितने भी रिलीजियस पर्पस है, जैसे कालीघाट टेम्पल, मैं कोलकाता एग्जाम्पल, कालीघाट, दक्षिणेश्वर, जितने भी मंदिर है, जितने भी आपके चर्च वगैरह है, वो भी आपके एनपीओ के अंदर ही आते हैं, ठीक है। जी, कल्चरल और सोशल पर्पस, जितने भी कल्चरल सोसाइटीज होते हैं, जितने भी कल्चरल क्लब है, जैसे क्लब कब मैं एग्जांपल देता हूं तुम लोग, कोलकाता में फेमस दुर्गा पूजा देखना, श्री भूमि का है, तो जो श्री भूमि है ना वो क्लब है, तो वो चैरिटेबल पर्पस के लिए है, ठीक है। इसलिए देखना भाई श्री भूमि बहुत रिच क्लब है, उसमें करोड़ों करोड़ों का डोनेशन आते हैं, दुर्गा पूजा के टाइम पे ना करोड़ों करोड़ों का डोनेशन आता है। तो वो चैरिटेबल, मतलब वो बोल सकते हैं ना कल्चरल या सोशल पर्पस के लिए बना है। तो बेसिकली इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होते हैं, क्लब्स, जितने भी क्लब्स है, जैसे टालापत्र, हाँ टालापत्र, वो क्या है, चैरिटेबल क्लब्स है। आप देखिएगा श्याम बाजार के पीछे में ना एक बहुत बड़ा पार्क है, देश बंधु पार्क, उसमें उसके अंदर ना बहुत सारे क्लब्स हैं, बहुत सारे क्रिकेट क्लब्स हैं, स्विमिंग क्लब्स हैं, जिमिंग क्लब्स हैं, टेनिस बैडमिंटन सब कुछ वहाँ पे खिलाते हैं। तो अगर आप वहाँ पे कल को एडमिशन्स लेंगे ना, तो बहुत कम पैसे में एडमिशन होता है पूरे साल भर का, तो वो क्लब है। तो क्लब में अगर आप एडमिशन लेंगे तो आप उस क्लब के मेंबर बन जाएंगे। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन उसको देना पड़ता है एंट्रेंस फीस, फिर हर साल आपको मेंबरशिप फीस देना पड़ेगा। तो एक बार आप एडमिशन लिए तो उसको बोलेंगे एडमिशन फीस या एंट्रेंस फीस, ठीक है। फिर हर साल आपको ना वो रिन्यू करना पड़ेगा, अपना मेंबरशिप को रिन्यू करना पड़ेगा, तो आप बन जाएंगे मेंबर, उस क्लब के क्या बन जाएंगे, मेंबर बन जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी उस क्लब का मेंबर बन सकता है। ऐसे ही कल को कोई अगर सीए बनता है, सीए, सीएस, सीएमए, ये भी आपके चैरिटेबल में ही आते हैं, ठीक है। तो अगर आप कल को सीए बनेंगे तो आपको सीए की मेंबरशिप आएगी, अगर आप सीएस बनते हो सीएस की मेंबरशिप आएगी, अगर आप सीएमए बनेंगे सीएमए की मेंबरशिप आएगी, अगर कोई एडवोकेट बनता है तो बार काउंसिल की मेंबरशिप आती है। तो हर साल उसको रिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आज मैं एक अलग डेफिनेशन बताने जा रहा हूं जो किसी बुक्स में नहीं लिखा हो, कोई पढ़ाने वाला भी नहीं है, मैं बता रहा हूं, क्योंकि जब तक आप प्रोफेशनल कोर्स नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। याद रखो, अभी तक आपको क्या बोला गया है कि जितने भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है वो सोसाइटी के लिए काम करती है, पर सोसाइटी के साथ साथ वो अपने मेंबर के लिए भी काम करती है, याद रखिएगा। जैसे सीए, सीए जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, सीएस, सीएमए, एडवोकेट, जो बार काउंसिल है, ये लोग ना अपने मेंबर के लिए भी काम करती हैं। ये लोग अपने मेंबर के लिए भी बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइज करती है, अपने मेंबर को टाइम टाइम एजुकेट करती हैं, उनको मतलब अपने मेंबर को पूरा सपोर्ट देती हैं। तो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ सोसाइटी के लिए काम नहीं करती है, सोसाइटी के साथ साथ मतलब समाज के साथ साथ देश के साथ साथ वो अपने मेंबर का भी काम करती है। इसका बिगेस्ट एग्जांपल है सीएस, सीएमए, एडवोकेट, जो आपका बार काउंसिल के मेंबर है। तो अगर आप कल को सीए वगैरह बन जाएंगे तो इंस्टीट्यूट्स आपको बहुत सहायता देने वाला है। आपको देखो, अगर आप गलत काम करेंगे तो इंस्टीट्यूट्स आपको छोड़ेगा भी नहीं, लेकिन अगर आप सही काम करेंगे तो इंस्टीट्यूट्स आपको बहुत सपोर्ट भी करने वाला है, तो वो अपने मेंबर के लिए भी काम करता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन क्या सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के लिए काम करता है, बोला नहीं, सोसाइटी के साथ साथ अपने मेंबर है, जो लोग उसके मेंबर है उनके लिए भी काम करता है। जैसे कोई भी मान लो श्री भूमि क्लब का मेंबर है, तो उस मेंबर के लिए भी वो लोग काम करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। तो एनपीओ क्या है, बेसिकली एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो चैरिटेबल पर्पस के लिए है, एजुकेशनल पर्पस के लिए है, रिलीजियस और कल्चरल मतलब क्लब वगैरह के लिए है, ठीक है। ये प्रॉफिट के लिए नहीं होते भाई, ये सर्विस देते हैं। सर्विस या तो सोसाइटी को दे रहे हैं या सर्विस अपने मेंबर को दे रहे हैं। जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या तो सोसाइटी को दे रहे हैं या मेंबर को दे रहे हैं, ठीक है। अगर इनके पास जो रेवेन्यू आ रहा है, अगर खर्चे से ज्यादा है तो उसको प्रॉफिट नहीं बोलेंगे। अगर मान लो जो रेवेन्यू आ रहा है, मान लो एडमिशन, मान लो एक क्लब है, एक क्लब में एडमिशन हुआ 1 लाख रुपए का, और पूरे साल भर का मान लो खर्चा है 70,000 रुपया, तो इनकम कितनी हुई, 1 लाख रुपए, ठीक है। खर्चा कितना है, 70,000, ठीक है। तो बेसिकली एक्सेस इनकम कितनी एक्सेस है, तो 1 लाख में से अगर 70 हटा देंगे तो बचेगा 30,000। तो ये जो 30,000 है इसको हम लोग प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग सरप्लस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सरप्लस बोलेंगे। तो यही चीज लिखा गया है कि यहाँ प्रॉफिट बोल के वर्ड नहीं यूज होता है, यहाँ पे सरप्लस। सरप्लस का मतलब एक्स्ट्रा रेवेन्यू, एक्स्ट्रा रेवेन्यू, ठीक है। तो यहाँ पे गलती से भी तुम लोग प्रॉफिट वर्ड मत यूज करना। अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर से, अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर से, तो प्रॉफिट वर्ड मत लिखना, सरप्लस लिखना। बिकॉज ये पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए बनी नहीं है, तो प्रॉफिट वर्ड आप मत लिखना, सिर्फ और सिर्फ कौन सा वर्ड लिखना, सरप्लस वर्ड लिखना। दोस्तों ये पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप ज्वाइन है तो मैं आपको भेज दूंगा। डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में आ जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना।
एग्जाम्पल देख लो, क्लब, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेज, एनजीओ, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एनपीओ। ठीक है, क्लब्स हो गए, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, एनजीओ। गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल्स है, गवर्नमेंट के जितने भी कॉलेजेस है, गवर्नमेंट के जितने भी हॉस्पिटल्स है, दे आर द चैरिटेबल हॉस्पिटल, चैरिटेबल स्कूल्स, चैरिटेबल कॉलेजेस। ठीक है, इसलिए जैसे मैं जयपुरिया कॉलेज से पढ़ा था, मेरा 80 रुपया फीस था। अगर कोई भवानीपुर या श्री जैन से पढ़े, उसका हजारों में फीस है। ठीक है, अगर साल भर का मिला दो तो लाखों में फीस आ जाएगी उसकी। अगर एक सेमेस्टर का 30-40 हजार 35 हजार वो लेते हैं, तो 2-3 सेमेस्टर मिलाकर लाखों में फीस हो जाएगी। पर मैं तो जयपुरिया कॉलेज से पढ़ा था, मेरा 80 रुपया फीस था। तो जो मेरे 80 रुपया पर मंथ का फीस था, मतलब बिलीव करो मैंने ग्रेजुएशन किया है, 5 से 6 हजार रुपया मैंने ग्रेजुएशन कर लिया। पूरे 3 साल का ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ जयपुरिया कॉलेज से 5 से 6 हजार रुपया में। तो ये चैरिटेबल कॉलेज ही करा सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज ही करा सकता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं करा सकते, बिकॉज वो तो प्रॉफिट के लिए बने हैं। ठीक है, एनपीओ का फीचर्स क्या होते हैं? ऑब्वियसली ये सर्विस देते हैं, प्रॉफिट नहीं कमाते हैं। इनको कौन मैनेज करता है? या तो ट्रस्टी मैनेज करेगा या गवर्नमेंट बॉडी मैनेज करेगा। इनका सोर्स ऑफ फंड, इनके कमाने कमाने मतलब इनका रेवेन्यू का फंड, इनका रेवेन्यू का सोर्स क्या है? ये पैसा कैसे कमाते हैं? इनकी इनकम। क्योंकि भाई कोई भी चैरिटेबल चैरिटेबल ट्रस्ट हो या क्लब्स हो या हॉस्पिटल्स हो, भाई वहां पे लोग काम कर रहे हैं, तो उनको भी पेमेंट करना है। आज आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ तो वहाँ पे स्टाफ है, टीचर, ये डॉक्टर्स वगैरह है, तो उनको भी तो पेमेंट करना है। किसी भी क्लब में जाओ, मतलब कि आप एक स्विमिंग क्लब में गए, तो जो स्विमिंग सिखा रहा है तो उसको भी तो मंथली पेमेंट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। मानते हो सोसाइटी के लिए काम कर रहा है, पर भाई उसका भी तो घर परिवार है, उसका भी तो बाल बच्चे है, तो उसको भी तो पेमेंट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो कंपनी जितने भी सोसाइटी होती है ना, चैरिटेबल सोसाइटी, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, ये कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो कैसे जनरेट करते हैं, ये इनकम कैसे कमाते हैं? सब्सक्रिप्शंस के फॉर्म में। जो इनके मेंबर होते हैं ना, वो हर साल एक मेंबरशिप फीस पे करते हैं, उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। इनके जो मेंबर्स वगैरह होते हैं वो हर साल एक मेंबरशिप फीस पे करते हैं, उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। ठीक है, फिर डोनेशंस, इनको अच्छा खासा डोनेशन मिलता है। एंट्रेंस मतलब जो नए मेंबर आते हैं उनको एंट्रेंस फीस देना पड़ता है, एडमिशन फीस देना पड़ता है। फिर गवर्नमेंट बहुत सारे ग्रांट्स वगैरह देती है। फिर लेगेसी, लेगेसी मतलब जैसे मान लो मेरी जितनी भी इनकम थी, जैसे भी रतन टाटा, रतन टाटा ने क्या बोला था, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे होगी। कल को मैं मर गया, ये सारी सारी प्रॉपर्टी मेरे टाटा ट्रस्ट के नाम पे हो जाएगी। मान लो मैंने जो भी पैसा कमाया, ठीक है, जो भी पैसा कमाया, तो जब तक मैं जिंदा रहूंगा वो पैसे, वो प्रॉपर्टी मेरी रहेगी। ठीक है, लेकिन मैंने एक लेगेसी बना के, एक विल पेपर बना के गया। विल मतलब विल, वसीयतनामा बोलते हैं इसको, लेगेसी को। तो मैंने वहां पे बोला कि भाई कल को मैं मर गया ना, कल को मैं मर गया तो ये पूरा का पूरा जो इनकम है, प्रॉपर्टी है, वो किसी ट्रस्ट के नाम पे हो जाएगी, उसको बोलते हैं लेगेसी। तो जब तक आप जिंदा हो वो प्रॉपर्टी, वो पैसे आपके हैं। कल को अगर आप मर गए तो वो पैसे ट्रस्ट के नाम पे हो जाएंगे, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे हो जाएंगे। ऐसी इनकम को बोलते हैं लेगेसी इनकम। ठीक है, सरप्लस इज यूज फॉर द वेलफेयर एक्टिविटी नॉट फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड। जो भी आपको सरप्लस हुआ, सरप्लस कैसे होता है? जब आपका इनकम ज्यादा हो गया एक्सपेंडिचर से, तो जो भी आपके पास सरप्लस है, आप वो सरप्लस यूज करेंगे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मेंबर के लिए यूज करेंगे। जो खर्चा वर्चा फ्यूचर में होगा उसके लिए आप यूज करेंगे। मतलब क्या है? तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से, कि जो भी सरप्लस हुआ है वो वेलफेयर एक्टिविटी के लिए, समाज के लिए यूज करोगे, मेंबर के लिए यूज करोगे। मान लो आपके पास अच्छा खासा सरप्लस पड़ा हुआ, तो कोई बात नहीं है, आप बिल्डिंग का रिपेयरिंग करवा दो। जो जो मेंबर्स वगैरह है, अगर उनका कोई आउटस्टैंडिंग बाकी, मान लो उनको आपने सैलरी वैलरी नहीं दिया, तो वो आउटस्टैंडिंग क्लियर कर दो। ठीक है, आपके पास और भी पैसा था, आप नया बिल्डिंग बना दो, उस क्लब का नया बिल्डिंग बना दो। तो आप सरप्लस घर उठा कर नहीं ले जाओगे, वो एक्स्ट्रा पैसा आप खुद के लिए यूज नहीं कर सकते। वो समाज का पैसा समाज के लिए यूज करना है। ठीक है, सोसाइटी का पैसा सोसाइटी के लिए यूज करना है। सोसाइटी का पैसा कैसे? सोसाइटी तो मेंबर बनेगा ना, तो जो भी आपको पैसा मिला तो वो तो अरे डोनेशन कहाँ से आया? सोसाइटी से आया। मेंबर कौन बना? सोसाइटी से आया। तो सोसाइटी का पैसा सोसाइटी के लिए यूज करोगे, पर्सनल पर्पस के लिए नहीं, कि घर का साग सब्जी, घर का दूध दही, घर का उस पैसे से आप मूवी चले गए, नहीं कर सकते भाई। वो सोसाइटी का पैसा है, और सोसाइटी ने चैरिटी के लिए दिया है, तो चैरिटी के लिए ही यूज करोगे, पर्सनल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो सोर्स ऑफ एनपीओ मैंने पढ़ा दिया, एनपीओ का क्या क्या सोर्स है। अभी हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो भैया, ये एनपीओ है ना, एनपीओ, इसमें 3 अकाउंट बनते हैं। एनपीओ में टोटल 3 अकाउंट बनते हैं। पहला अकाउंट बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, ये लाइक कैश बुक तरह होता है। जैसे कैश बुक होता है ना, जितने भी कैश आते हैं वो डेबिट साइड में, और जितने भी कैश जाते हैं वो क्रेडिट साइड में। ऐसे ही रिसीट्स एंड पेमेंट्स, जस्ट लाइक कैश बुक, आपने कैश बुक बनाया होगा,
आप 11-12 में कैश बुक बनाए होंगे, तो कैश बुक में आप देखिएगा जितना भी रिसीट आता है वो डेबिट साइड में, और जितना भी खर्चे वर्चे होते हैं वो क्रेडिट साइड में। वैसे ही रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनता है जस्ट लाइक कैश बुक। तो टोटल कितने अकाउंट बनते हैं? 3 अकाउंट बनते हैं। पहला अकाउंट बनता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा अकाउंट बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है ना, ये पीएल अकाउंट की तरह बनता है। कैसे बनता है? पीएल अकाउंट की तरह बनता है। पीएल अकाउंट में देखना, सारे खर्चे आप डेबिट साइड में दिखाते थे और सारी की सारी इनकम आप क्रेडिट साइड में दिखाते थे। वैसे यहां पर भी जितना भी खर्चा होगा उसको दिखाओगे डेबिट साइड में, और जितनी भी इनकम होगी उसको दिखाओगे क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो जो आपके इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये पीएल अकाउंट की तरह बनते हैं। कैसे बनते हैं? पीएल अकाउंट की तरह। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैसा बनता है? कैश बुक की तरह बनता है। अब सुनो ध्यान से, आपके क्वेश्चन में ये दिया रहेगा 99% ऑलवेज क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। क्या दिया रहेगा सर? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा। ठीक है, 1% क्वेश्चन ऐसा बनता है ना कि वहां पे रिसीट्स एंड पेमेंट तो दिया है, लेकिन आपको वर्किंग नोट में एक अलग से रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं कराऊंगा भाई। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन, देखो ना पूरा क्वेश्चन का पीडीएफ का लिंक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, आप टेंशन मत लो। सर वो क्वेश्चन मैं कब कराऊंगा? वो क्वेश्चन मैं पार्ट बी में कराऊंगा। तो पार्ट बी वाला वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे पार्टी देख लेते हैं, काम तो हो गया सर, नॉलेज मिल गया, एक दो क्वेश्चन कर लिए, काम हो गया। भाई पार्ट बी भी देखना है, तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं तो तुमको तो अपना वो बेनिफिट तो उठाना है, और साथ ही साथ चैनल को सपोर्ट करना है, भैया को सपोर्ट करना है। भाई भाई को नहीं सपोर्ट करो तो किसको सपोर्ट करोगे? भाई तुम्हारे लिए इतना मेहनत कर रहा है, तो भाई भाई को सपोर्ट करो, वीडियो को शेयर करो, जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करो। कमेंट तुम लोग करेगा नहीं, ठीक है? बोला सर क्या कमेंट करे? अरे कुछ तो बोल भाई, कुछ तो बोल। सर आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, यही बोल दे भाई। अरे कुछ तो बोल सर, आप थोड़े मोटे हो गए, थोड़ा एक्सरसाइज करें। नेगेटिव बोलना नेगेटिव बोल, पॉजिटिव बोलना पॉजिटिव, कुछ तो बोल भाई। नहीं सर हम तो गाली देंगे। भाई तू गाली देगा? तू बच्चा है, तू स्टूडेंट है, गाली देगा तू? सर वो गाली देगा? नहीं सर आपसे तो बहुत प्यार है, हमें भी आपसे बहुत प्यार है। आप गाली नहीं दे सकते किसी को, खुद को भी नहीं, किसी को नहीं। गाली वाली को स्टूडेंट को गाली देता, पागल हो गया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है? तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बेसिकली कैसे बनता है? पीएल अकाउंट की तरह बनता है। तो पीएल अकाउंट में देखना, हम लोग जितना भी एक्सपेंसेस था वो डेबिट साइड में दिखाते थे, और जितना भी हमारा इनकम होता था उसको हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाते। ऐसे ही हम लोग बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो एक्सपेंडिचर दिखाओगे डेबिट साइड में, इनकम को दिखाओगे क्रेडिट साइड में, और लास्ट में बैलेंस शीट। लास्ट में क्या बनता है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाने के लिए बैलेंस शीट बनाते हैं। ऑब्वियसली बैलेंस शीट में आपको एक तरफ लायबिलिटी दिखाना पड़ेगा और एक तरफ आपको क्या दिखाना पड़ेगा? एसेट दिखाना पड़ेगा। आप तो फाइनल अकाउंट पढ़ के बैठे हैं, तो फाइनल अकाउंट अगर आप पढ़ के बैठे हैं तो पीएल और बैलेंस शीट तो आपको एकदम जुबान पे रटा होगा। ठीक है, आपको ना एक चीज बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। ठीक है, तो इनकम एक्सपेंडिचर, तो अब एक चीज बताने वाला हूँ, ध्यान सुनिए। ये जो रिसीट्स एंड पेमेंट होते हैं ना, ठीक है, इसमें आप रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर सब रिकॉर्ड करते हैं। ये जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, आप इसमें सब रिकॉर्ड करते हैं, रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर। जैसे मान लो आपने फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर आपका क्या है? कैपिटल नेचर का है। अभी आपने, आप डेली थोड़ी फर्नीचर, कोई भी क्लब्स, कोई भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन क्या डेली फर्नीचर खरीदेगा, डेली एसी खरीदेगा, डेली बिल्डिंग बनाएगा? नहीं। बट एट द एंड पेमेंट तो हुआ है, तो वो यहाँ पे आएगा। जब आप फर्नीचर परचेज करोगे तो पेमेंट तो करोगे ना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश तो गया, तो पेमेंट साइड में लिखोगे फर्नीचर। तो चाहे आप, जैसे आपने सैलरी दिया, या आप सब्सक्रिप्शन रिसीव किए, या मेंबरशिप फीस रिसीव किए, तो इनकम तो आई, तो दिखाओगे रिसीट साइड में। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जितना भी रेवेन्यू नेचर का आइटम्स है और जितने भी कैपिटल नेचर का आइटम्स है, अभी पढ़ाऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ, पढ़ाता हूँ रेवेन्यू क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, बस थोड़ा समझ लो। जितना भी रेवेन्यू आइटम्स होते हैं, जितने भी कैपिटल आइटम्स होते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं, और उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो रीजंस है, वो यहाँ रिकॉर्ड होते हैं, रीजन। तो ये जो है ना, इनकम और एक्सपेंडिचर में और बैलेंस शीट में हम लोग रीजंस रिकॉर्ड करते हैं। जैसे फर्नीचर आपने पेमेंट किया, ठीक है, तो कैश गया, कैश गया, लेकिन फर्नीचर भी तो आया, तो वो फर्नीचर हम लोग दिखाएंगे बैलेंस शीट में। ऐसी जो मेंबरशिप फीस आपने रिसीव किया, तो मेंबरशिप जो फीस है, जो सब्सक्रिप्शन फीस है, वो तो आप हर दिन हर महीने आप रिसीव करोगे, एवरी ईयर आप रिसीव करोगे। तो नॉर्मली ये रेवेन्यू नेचर को होते हैं, अनटिल अनलेस क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है। तो अगर मान लो सब्सक्रिप्शन आया,
तो वो सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव किया तो वो रिसीट साइड में आएंगे, बट काइंड ऑफ वो इनकम है तो वो इनकम भी दिखाएंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पे आप जो भी रिसीव करोगे, जो भी पेमेंट करोगे, उसका जो इम्पैक्ट है या तो यहाँ पे आएगा और नहीं तो यहाँ पे आएगा। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी आइटम्स है, जो भी आइटम्स है, चाहे वो रिसीट साइड पे हो, चाहे वो पेमेंट के साइड पे हो, ठीक है, मतलब रिसीट्स एंड पेमेंट है, तो कोई भी ट्रांजैक्शन चाहे रिसीट साइड में हो या कोई भी आइटम शायद पेमेंट के साइड में हो, उसका जो इम्पैक्ट है या तो वो इनकम में आएगा या तो वो बैलेंस शीट में आएगा। एग्जांपल है फर्नीचर, तो फर्नीचर जो पे करोगे, फर्नीचर खरीदोगे तो पेमेंट तो करना पड़ेगा, तो आएगा पेमेंट साइड में, पर उसका जो इम्पैक्ट है वो आएगा बैलेंस शीट में, बिकॉज फर्नीचर के एसेट है, तो एसेट दिखाओगे बैलेंस शीट में। ऐसे ही मान लो एंट्रेंस फीस है या डोनेशंस है, डोनेशंस है, तो डोनेशन आपको मिला, तो डोनेशन मिलेगा तो कहाँ दिखाओगे, रिसीट साइड में, पर वो डोनेशन आपका रेवेन्यू है, वो डोनेशन आपका इनकम है, तो आप दिखाओगे इनकम में। तो यहाँ पे आप जो भी रिसीव करोगे, जो भी पेमेंट करोगे, उसका इम्पैक्ट या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा, और अगर यहाँ पे नहीं आया तो ऑब्वियसली फिर बैलेंस शीट में आएगा। इसलिए बोलते हैं कि इनकम और एक्सपेंडिचर इज द रीजंस बिहाइंड द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। मैंने क्या बोला, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट अकाउंट, दे आर द रीजंस बिहाइंड द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अगर किसी को इतना अंग्रेजी समझ में नहीं आता तो भैया देसी भाषा में समझो, यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन होगा उसका इंपैक्ट या तो यहाँ पे आएगा और नहीं तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन में ये दिया रहेगा, तो इसी को देख करके, रिसीट्स एंड पेमेंट को देख करके हमें क्या बनाना पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज आएगी या तो वो इनकम एक्सपेंडिचर का पार्ट होगी, नहीं तो बैलेंस शीट की पार्ट होगी, ठीक है। ओके, आइए रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। चलिए दोस्तों, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, जो हमारा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, जस्ट लाइक द पीएल अकाउंट, जितना भी खर्चा होगा डेबिट साइड में दिखाएंगे, जितना भी इनकम होगा वो क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। पीएल अकाउंट बनता है अक्रूवल बेसिस पे, तो ठीक उसी प्रकार से, सॉरी सॉरी, ये तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ओह गलती 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 गलती, वो तो पढ़ा दिया था, इसे तो पढ़ा दिया था, रिसीट पेमेंट तो सॉरी 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 उल्टा बोल दिया, मैं इनकम एक्सपेंडिचर का बोल दिया। रिसीट एंड अकाउंट तो पढ़ा ही दिया मैंने, तो ऑलरेडी पढ़ा दिया, मैं वो दिखाने जा रहा हूँ तुमको। इसका फॉर्मेट देख लो, रिसीट्स एंड पेमेंट का फॉर्मेट देख लो, तो जितना भी रिसीट्स आएगा वो डेबिट साइड में और जितना पेमेंट आएगा वो क्रेडिट साइड में, जस्ट लाइक कैश बुक। कैश बुक में क्या कर रहे थे, जितना भी पेमेंट, जितना भी आप कैश आता था वो डेबिट साइड में दिखाते थे कैश बुक में, बिकॉज कैश क्या है, एसेट, एसेट जब बढ़ता है डेबिट साइड में बढ़ता है, तो जब भी कैश आएगा तो कैश बढ़ेगा, कैश का बढ़ना एसेट का बढ़ना, तो एसेट कहाँ बढ़ता है, डेबिट साइड में। इसलिए कैश बुक में आप देखिएगा डेबिट साइड में आप कैश को लिखते थे, और जो भी खर्चा वर्चा होता था तो कैश कम हो जाता था, तो एसेट कम होता क्रेडिट साइड में, इसलिए खर्चा आप दिखाते थे क्रेडिट साइड में। ठीक उसी प्रकार से रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक कैश बुक, जो भी रिसीट्स होगा उसको दिखाएंगे डेबिट साइड में, और जो भी पेमेंट होगा उसको दिखाएंगे क्रेडिट साइड में, ठीक है सर, ठीक है। चाहे सब्सक्रिप्शन फीस मिले, चाहे डोनेशन मिले, चाहे एंट्रेंस मिले, सेल ऑफ एसेट, कोई एसेट आपने बेच दिया, मेंबरशिप फीस, ये इनकम होता है, ये इनकम होता है। पेमेंट क्या करोगे, सैलरी, जो स्टाफ वगैरह उनकी सैलरी, रेंट दे रहे हो, स्टेशनरी, फर्नीचर परचेस कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये सब आपके आएंगे पेमेंट साइड में, ठीक है। चलो आए इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। सर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसा है, इट इज सिमिलर टू पीएल अकाउंट, इट इज सिमिलर टू पीएल अकाउंट, ये पीएल अकाउंट की तरह है दोस्तों। ये कैसा है सर, ये पीएल अकाउंट की तरह, कैसा है, पीएल अकाउंट की तरह। तो पीएल अकाउंट बनता है अक्रूवल बेसिस पे, सुनो ना, पीएल अकाउंट बनता है अक्रूवल बेसिस पे, तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनेगा अक्रूवल बेसिस पे। अक्रूवल बेसिस का मतलब होता है ओनली करेंट ईयर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, ओनली करेंट ईयर ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्ड, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड होंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या रिकॉर्ड होंगे, करंट ईयर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे। तो याद रखिएगा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट ये बनते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनता है अक्रूवल बेसिस पे, तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनेगा अक्रूवल बेसिस पे। पीएल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ हम लोग करंट ईयर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, जो करंट ईयर ट्रांजैक्शन वही आप रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। पास्ट ईयर और फ्यूचर ईयर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये कंफर्म हो गया कि सर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जस्ट आर प्रिपेयर्ड लाइक पीएल अकाउंट, एंड अक्रूवल बेसिस मतलब सारे के सारे करंट ईयर ट्रांजैक्शन हटाओगे,
जो आपके पास्ट ईयर है और जो एडवांस ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर का ट्रांजेक्शन और पास्ट ईयर ट्रांजेक्शन हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्डिंग होता है आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है ना, इसका फॉर्मेट देख लो। फॉर्मेट आपको पता ही भाई, जस्ट लाइक पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट में सारा का सारा खर्चा दिखाओगे डेबिट साइड में, और सारी सारी इनकम दिखाओगे क्रेडिट साइड में। तो पीएल अकाउंट का फॉर्मेट तुमको आता ही है भाई, बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट तुम लोग सिखाए हो पीएल अकाउंट कैसे बनता है। सारा खर्चा डेबिट साइड में और सारी सारी इनकम क्रेडिट साइड में। ठीक है, बैलेंस शीट तुमको पता ही कैसे होता है। यहाँ पे कैपिटल वर्ड मत यूज करना, कैपिटल फंड वर्ड फंड यूज करना या जनरल फंड। नॉर्मली कैपिटल फंड होता है, तो जो जैसे हम लोग कैपिटल अकाउंट में नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं, वैसे ही यहाँ पे हम लोग कैपिटल फंड में सरप्लस ऐड करेंगे। ठीक है, और डेफिसिट होगा तो माइनस करेंगे, जैसे नेट लॉस को माइनस करते हैं ठीक है कैपिटल से, वैसे ही अगर यहाँ पे डेफिसिट होगा, यहाँ पे नेट लॉस नहीं होता, यहाँ पे डेफिसिट होता है, तो डेफिसिट माइनस होगा कैपिटल फंड से। अगर सरप्लस हुआ तो कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। ठीक है ना, कोई भी अगर स्पेसिफिक फंड है मतलब स्पेशल फंड हमेशा सेपरेटली शो करते हैं। जैसे हम लोग बैंक लोन वगैरह होता है ना, कोई आपने लोन वगैरह लिया चैरिटेबल पर्पस के लिए, तो अगर बैंक लोन कोई बोरिंग्स है या कोई डोनेशन मिला है बिल्डिंग बनाने के लिए, एग्जांपल डोनेशन फॉर बिल्डिंग, मान लो आपको डोनेशन मिला बिल्डिंग बनाने के लिए, तो वो स्पेसिफिक फंड हो गया, क्योंकि वो फंड आप बिल्डिंग के लिए ही यूज कर सकते हैं और किसी पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। तो अगर कोई भी स्पेशल फंड मिलता है, कोई भी स्पेसिफिक फंड मिलता है, तो उसको बैलेंस शीट में हम लोग सेपरेटली दिखाते हैं। जैसे नॉर्मल बैलेंस शीट में आप देखना लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जैसे बैंक लोन डिवेंचर आप सेपरेटली दिखाते थे, वैसे यहाँ पर भी अगर कोई भी स्पेशल फंड है लाइक डोनेशंस है या कोई भी इंडोमेंट फंड है, ठीक है, स्पोर्ट्स फंड है, वो सबको आप यहाँ पे सेपरेटली ही दिखाओगे। ठीक है, फॉर्मेट देख लो एक बार बैलेंस शीट का। ठीक, फॉर्मेट देख लो एक बार बैलेंस शीट का फटाफट। देखो, ऑब्वियसली इधर लायबिलिटी साइड इधर एसेट, जो कैपिटल होगा कैपिटल है, कैपिटल हम लोग ऐड कर देंगे सरप्लस। ठीक है, ऐड कर देंगे सरप्लस। फिर जो आपके स्पेशल फंड है वो लायबिलिटी साइड में आप शो करोगे, कोई भी अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो लायबिलिटी शो करोगे, कोई भी अगर उधारी है तो भी लायबिलिटी साइड में शो करोगे, क्रेडिटर वगैरह। ठीक है, ऐसी फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, कैश बैंक, अक्रूड इनकम, कोई भी अगर अक्रूड इनकम मतलब जो इनकम आपकी बाकी है, और कोई भी प्रीपेड एक्सपेंसेस है वो आपके एसेट होते हैं। तो आपको पता है एसेट में क्या क्या होता है, अक्रूड इनकम हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, कैश आपका एसेट है, इन्वेस्टमेंट आपका एसेट है, फिक्स एसेट आपका एसेट है। ठीक है, तो ये आपके हो गए फिक्स एसेट, ये सारे सारे आपको हो गए करंट एसेट। ठीक है, ये हो गए आपके सारे के सारे आपके लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ये दोनों हो गए आपके शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। ठीक है, ओके। तो आपको बैलेंस शीट तो पता ही है, एसेट और लायबिलिटी, जितने भी लॉन्ग टर्म एसेट होते हैं वो ऊपर लिखते हैं, फिर उसके नीचे में करंट एसेट लिखते हैं। जितने भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जैसे कैपिटल हो गया, लॉन्ग टर्म स्पेशल फंड हो गया, जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग वगैरह हो गया, वो पहले लिखेंगे, अब बाद में कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो सब लिखेंगे बाद में। ठीक है, तो करंट लायबिलिटी सबसे लास्ट में लिखते हैं, करंट एसेट सबसे लास्ट में लिखते हैं, उसके ऊपर में अगर लायबिलिटी है तो सबसे ऊपर लिखते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और अगर एसेट है तो सबसे ऊपर लिखते हैं फिक्स एसेट। ओके, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, ठीक है, स्पेशल आइटम्स इन एनपीओ, स्पेशल आइटम्स। ठीक है, अब सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन क्या होता है एनपीओ में, ये मेन इनकम होता है किसी भी क्लब का, किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट का, ये आपका मेन इनकम होता है। क्या होता है सर, ये मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। ठीक है, ओनली करंट ईयर सब्सक्रिप्शन हम लोग लेते हैं आपके इनकम और एक्सपेंडिचर में, सिर्फ करंट ईयर सब्सक्रिप्शन ही लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है मैं तुमको सिंपल बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला कैसे बना मैं बता रहा हूँ। देखो, हम लोग फाइनल अकाउंट सीखे थे, मान लो रेंट था 1000 रुपया। ठीक है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन मान लो दिया हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में मान लो दिया हुआ, मैं फाइनल अकाउंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फाइनल अकाउंट की बात कर, एडिशनल इंफॉर्मेशन मान लो दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग रेंट 500। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करते थे, ये जो आउटस्टैंडिंग होता था हम लोग क्या करते थे, रेंट में ऐड करते थे, ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट 500, और आउटर कॉलम में हम लोग क्या करते थे 1500 करते थे। यही करते थे ना, कि कोई भी अगर करंट ईयर आउटस्टैंडिंग होता था उसको हम लोग ऐड करते थे। याद है फाइनल अकाउंट में, याद आ रहा है, ये आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, ये आपका ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है रेंट, ये आपका ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है रेंट 1000 रुपया, और एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया था आउटस्टैंडिंग रेंट 500। तो क्या करते थे, जो भी आउटस्टैंडिंग रेंट होता था हम लोग क्या करते थे, रेंट में ऐड करते थे।
तो क्या क्रक्स क्या निकला कि जो आउटस्टैंडिंग रेंट है वो हमारा ऐड होता है। तो मैं यहीं पे क्रक्स क्या निकाल दिया, क्या क्रक्स निकाल दिया कि अगर करंट, सी वाई मतलब करंट ईयर, सी वाई मतलब करंट ईयर, पी वाई मतलब प्रीवियस ईयर, ठीक है, सी वाई मतलब करंट ईयर। तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो अगर करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड होगा तो प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग, प्रीवियस आउटस्टैंडिंग क्या होगा, माइनस होगा, एज सिंपल। अगर करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड हो रहा है तो प्रीवियस ईयर क्या होगा, माइनस होगा। बोलो ना, अगर करंट ईयर आउटस्टैंडिंग आप ऐड कर रहे हो, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग अगर ऐड हो रहा है तो प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग माइनस होगा, ठीक है। अब आप बताइए, करंट ईयर जो प्रीपेड होते थे वो हम लोग क्या करते थे, माइनस करते थे, याद आ रहा है। प्रीपेड, कोई भी प्रीपेड एक्सपेंसेस होता था, हम लोग क्या करते थे, माइनस करते थे, ठीक है। चलो एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल, बिना एग्जांपल तो तुम समझता नहीं है। ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था सैलरी 10,000 रुपया, फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में मतलब वही फाइनल अकाउंट का, उसमें लिखा रहता था प्रीपेड सैलरी 1,000 रुपया, प्रीपेड सैलरी 1,000 रुपया। तो बेसिकली हम लोग क्या करते थे, तो ये जो प्रीपेड सैलरी था 1,000 रुपया, हम लोग क्या करते थे, ये सैलरी से माइनस करते थे, लेस प्रीपेड 1,000 रुपया, और आउटर कॉलम में क्या करते थे, 9,000 करते थे। याद आ रहा है, हाँ सर याद आ रहा है। अगर ट्रायल बैलेंस में दिया सैलरी 10,000 रुपया और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया रहता था प्रीपेड सैलरी फॉर द ईयर, प्रीपेड सैलरी, ठीक है, 1,000 रुपया, तो क्या करते थे, करंट ईयर प्रीपेड को माइनस करते थे। तो सेम चीज मैंने भी लिखा है कि जो करंट ईयर प्रीपेड होता है, जो करंट ईयर प्रीपेड क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो सेम लॉजिक यहाँ लगाओ, अगर करंट ईयर प्रीपेड माइनस हो रहा है, करंट ईयर प्रीपेड माइनस हो रहा है, तो बताओ ना, प्रीवियस ईयर, पीवाई मतलब प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर प्रीपेड क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। तो वेयर एज सी वाई मतलब करंट ईयर, सी वाई का मतलब क्या होता है, करंट ईयर, और पी वाई का मतलब क्या है, प्रीवियस ईयर, ठीक है। ये पूरा पूरा पीडीएफ मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, टेंशन मत लो। इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना भाई, ये पूरा डाल दूंगा। अगर कोई कोई अगर बाद में व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होता है तो मेरे से पीडीएफ मांग लेना तुम लोग, ठीक है। कैसे मांगोगे, कैसे मांगोगे, सिंपली, सिंपली आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा 7003655478। अच्छा एक काम करते, इस पीडीएफ का लिंक मैं दे दूंगा कमेंट बॉक्स में। तो दो पीडीएफ का लिंक रहेगा, एक क्वेश्चन का पीडीएफ का लिंक रहेगा, एक कॉन्सेप्ट का पीडीएफ का लिंक रहेगा, ठीक है। तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बाकी जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं उनको मैं डायरेक्टली भेज दूंगा, ठीक है। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर सम्स में ये कॉन्सेप्ट आएगा। आपके करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है वो ऐड होंगे, अगर करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड हो रहा है तो प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग क्या होगा, माइनस होगा। आपके करंट ईयर प्रीपेड क्या होंगे, माइनस होंगे। तो अगर करंट ईयर का प्रीपेड माइनस हो रहा है तो प्रीवियस ईयर का प्रीपेड क्या होगा, ऐड होगा। एज सिंपल, एकदम उल्टा करना है, उल्टा करना है। तुमको बस ये याद करना है, ये याद करना है कि करंट ईयर आउटस्टैंडिंग हम लोग फाइनल अकाउंट में क्या करते थे, कोई भी करंट ईयर आउटस्टैंडिंग होता था रेंट वगैरह में तो ऐड करते थे। तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड करोगे तो प्रीवियस ईयर लेस करोगे। करंट ईयर प्रीपेड, अगर कोई भी करंट ईयर प्रीपेड होता था तो हम लोग माइनस करते थे। तो करंट ईयर प्रीपेड मतलब एडवांस, प्रीपेड मतलब एडवांस, तो अगर करंट ईयर एडवांस माइनस हो रहा है तो प्रीवियस ईयर एडवांस क्या होगा, ऐड होगा, बात खत्म, ठीक है। तो चलो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जाम मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है कि रिसीव 25,000 आपका सब्सक्रिप्शन, रिसीव 25,000 सब्सक्रिप्शन, जिसमें इंक्लूड है 2,000 अरियर्स एंड 3,000 एडवांस। अगर क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपने 25,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है, जिसमें से 2,000 आपके अरियर है, मतलब 2,000 अरियर थे, तो ये अरियर कहाँ के होंगे, प्रीवियस ईयर के होंगे, प्रीवियस ईयर के होंगे। अगर आप करंट ईयर में, ये आप कब रिसीव कर रहे हो, ऑब्वियसली आप ये कब रिसीव कर रहे हो, करंट ईयर में रिसीव कर रहे हो। ये 25,000 आप कब रिसीव कर रहे हो, करंट ईयर में। तो करंट ईयर में अगर आप 25,000 रिसीव कर रहे हो, इंक्लूडिंग, देखो ना बोला इंक्लूडिंग 2,000 अरियर, ये 2,000 पिछले साल का होगा तभी तो करंट ईयर मिल रहा है। अरे प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा तभी तो करंट ईयर में, पिछले, तुम एक चीज बताओ ना, कोई भी पैसा तुम्हारा अगर बाकी है तो तुमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वही चीज यहाँ पे भी है कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था वो इस साल मिला है,
तो प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं, लेस करते हैं। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं, लेस करते हैं। फिर बोला 3000 एडवांस, तो ऑब्वियसली करंट ईयर एडवांस है, तो करंट ईयर एडवांस क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 25,000 में से 2,000 माइनस कर देंगे, 3,000 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 20,000। तो ये आपका हो जाएगा 20,000 करंट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। ये 20,000 हमारा क्या हो जाएगा, करंट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। ठीक है, तो सिंपली आपको याद रखना, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग लेस, करंट ईयर प्रीपेड लेस, प्रीवियस ईयर प्रीपेड ऐड। ठीक है, तो तुमको बस करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड करना है और करंट ईयर प्रीपेड को माइनस करना है। ठीक इसका उल्टा हो जाएगा प्रीवियस ईयर का। ओके, अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपका दिया हुआ जनरल डोनेशन, मतलब क्वेश्चन में जस्ट डोनेशन लिखा और कुछ नहीं बोल रहा है, अगर क्वेश्चन में डोनेशन दिया है तो ये आपके रेवेन्यू आइटम्स होते हैं, ये रेवेन्यू आइटम्स होते हैं। अब रेवेन्यू आइटम्स मतलब क्या, जो बार बार हो रहा है, दोज ट्रांजेक्शन विच आर ऑकरिंग बार बार, जैसे जो ट्रांजेक्शन डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे हो रहे हैं उसको बोलते हैं अपने रेवेन्यू आइटम्स। अभी ये जो डोनेशंस है, आप देखिए ना, कोई भी टेम्पल, कोई भी मंदिर जाओ, डोनेशन डेली डेली डोनेशन आता है। कोई भी ट्रस्ट में जाओ, डोनेशन डेली आता है, मंथली आता है, वीकली आता है। तो डोनेशन आपका डेली बेसिस पे आता है। मंदिर वगैरह में तो डेली चढ़ावा चढ़ता है, कोई भी मंदिर जाओ वहां पे डेली चढ़ावा चढ़ता है। तो डोनेशन वगैरह क्या होता है, डेली बेसिस होता है। तो जो जो ट्रांजेक्शन डेली अकोर होता है या वीकली या मंथली अकोर होता है, कि हर महीने ट्रांजेक्शन होगा ही होगा, हर हफ्ते ये ट्रांजेक्शन होगा ही होगा, हर दिन ये ट्रांजेक्शन होगा ही होगा, दे आर द रेवेन्यू ट्रांजेक्शन, दे आर द रेवेन्यू आइटम्स। लेकिन जो वन से वाइल हो रहा है पूरे साल भर में, एक बार या दो बार हो रहा है, उसको बोलते हैं कैपिटल कैपिटल ट्रांजेक्शन। जैसे आपने फर्नीचर परचेज कर लिया, आपने बिल्डिंग परचेज कर लिया, या बिल्डिंग बनवा रहे हो, या स्विमिंग पूल का पुल बनवा रहे हो, जो पुल बनता है ना वो पुल बनवा रहे हो। ठीक है, या जिम जिम में बहुत सारे मशीन्स वगैरह परचेज कर रहे हो, इक्विपमेंट वगैरह परचेज कर रहे हो, तो वो आप साल भर में एक बार परचेज करोगे या दो बार परचेज करोगे, दे आर द कैपिटल। तो जो आइटम्स बार बार ऑकर नहीं हो रहे, जो आइटम्स फ्रिक्वेंटली अकर नहीं हो रहे, दे आर द कैपिटल आइटम्स। लेकिन जो आइटम्स फ्रिक्वेंटली अकर हो रहे, फ्रिक्वेंटली बार बार वो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, चाहे डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पर या 15 दिन में एक बार ट्रांजेक्शन हो गया, तो दे आर द रेवेन्यू ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो जनरल डोनेशन अगर रहेगा तो इसको रेवेन्यू में दिखाएंगे। स्पेसिफिक डोनेशन मतलब स्पेशल डोनेशन, जैसे मान लो आया डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर इक्विपमेंट, ये हो गया स्पेशल डोनेशन। तो जब भी कोई स्पेशल डोनेशन होगा या स्पेसिफिक डोनेशन होगा तो उसको दिखाएंगे बैलेंस शीट में। जस्ट क्वेश्चन बोला डोनेशन, जस्ट क्वेश्चन बोला डोनेशन, तो कौन सा डोनेशन, कुछ नहीं बोला है, जनरल डोनेशन, कुछ नहीं बोलेगा तो जनरल डोनेशन, तो कहाँ डालेंगे, रेवेन्यू में डालेंगे। लेकिन अगर डोनेशन के साथ साथ बोला है कि भैया ये डोनेशन मंदिर के लिए है, या डोनेशन सॉरी ये डोनेशन बिल्डिंग के लिए है, ये डोनेशन इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए, ये डोनेशन से आप गार्डन बनाओगे, तो कोई भी अगर स्पेशल डोनेशन है विथ कंडीशन कि ये पैसा सिर्फ आप गार्डन के लिए यूज करोगे या ये पैसा सिर्फ आप बिल्डिंग के लिए यूज करोगे, ये हो गया स्पेशल डोनेशन। तो स्पेशल स्पेशल डोनेशन ऑलवेज लायबिलिटी साइड में जाएगा, क्योंकि अगर आपको बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिला है तो वो पैसा सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग के लिए यूज करोगे और कहीं यूज नहीं करोगे। तो जिस पर्पज के लिए डोनेशन मिलता है आपको वो पैसा उसी पर्पज के लिए यूज करना पड़ेगा, इसलिए उसको बोलते हैं स्पेशल डोनेशन। अगर बड़ा अमाउंट का डोनेशन है विदाउट एनी कंडीशन तो उसको भी हम लोग नॉर्मली कैपिटल ही मानते हैं। बट अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जस्ट बोला है डोनेशन, ठीक है, सब तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि छोटा अमाउंट है या बड़ा अमाउंट है, जस्ट बोला है डोनेशन, अगर जस्ट डोनेशन वर्ड दिखेगा ना तो ऑलवेज को रेवेन्यू ही ट्रीट करना। लेकिन मान लो एक बड़ा अमाउंट का डोनेशन, बड़ा अमाउंट डोनेशन है, मान लो क्वेश्चन में ना सब कुछ हजार हजार में दिया है और मान लो एक डोनेशन आ गया लाख में, तो बड़ा डोनेशन हो गया। तो नॉर्मली जो बड़े डोनेशंस होते हैं उनको हम लोग कैपिटल ट्रीट करते हैं। बट अगर कैपिटल ट्रीट करोगे तो अजम्पशन डालना पड़ेगा कि भैया हम इसको एज्यूम कर रहे हैं ये लार्ज अमाउंट ऑफ डोनेशन है, तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ डोनेशन विल बी हेल्ड फॉर द स्पेशल पर्पस, हेंस इट विल बी पार्ट ऑफ लायबिलिटी। ठीक है, तो ये आपको कंडीशन डालना पड़ेगा। बट अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट डोनेशन लिखा हुआ है तो रेवेन्यू डाल दीजिएगा। ठीक है, एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस, तो एडमिशन एंट्रेंस तो डेली बेसिस होता है, मंथली बेसिस पे होता है या वीकली बेसिस होता है, ये हो गया रेवेन्यू। ठीक है, लेकिन अगर ये एंट्रेंस या एडमिशन नॉन रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है, तो कोई भी चीज अगर नॉन रिकरिंग है या लार्ज अमाउंट में होता है तो उसको कैपिटल में ऐड करते हैं, मतलब कैपिटल फंड में ऐड करते हैं। तो क्वेश्चन में ना बोल देगा
कि एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस इज ए पार्ट ऑफ इज ए कैपिटलाइज्ड। तो अगर क्वेश्चन बोलेगा ना एडमिशन फीस इज कैपिटलाइज्ड, तो अगर एडमिशन फीस कैपिटलाइज रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला है, जस्ट बोला है एडमिशन फीस या एंट्रेंस फीस, तो इसको ऑलवेज क्या मानोगे, रेवेन्यू मानोगे। ऑलवेज क्या मानोगे, रेवेन्यू मानोगे और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करोगे। लेकिन अगर बोलेगा एंट्रेंस या एडमिशन फीस, मतलब जो मेंबर लोग का एडमिशन हो रहा है या एंट्रेंस फीस हो रहा है एडमिशन के टाइम पे, अगर ये बोलेगा कि नहीं इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटलाइज्ड, तो जब क्वेश्चन बोलेगा कैपिटलाइज्ड तो कैपिटल फंड में ऐड कर देना। लेकिन जब क्वेश्चन कुछ ना बोलेगा तो रेवेन्यू ट्रीट करना और इनकम एक्सपेंडिचर में दिखा देना। ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फीस, ठीक है, ये वन टाइम पेमेंट होता है। लाइफ मेंबरशिप आपका ये वन टाइम, एक बार आपको लाइफ मेंबरशिप फीस देना पड़ता है, तो ये कैपिटलाइज में शो करते हैं। कहाँ दिखाते हैं, कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। कोई भी चीज अगर कैपिटलाइज्ड होती है तो उसको कैपिटल फंड में ऐड करते हैं। तो अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा लाइफ मेंबर फीस, अगर क्वेश्चन दिया रहेगा लाइफ मेंबर फीस, तो ये आपके कैपिटल का पार्ट है, तो कैपिटल में ऐड करते हैं बिकॉज ये वन टाइम फीस होता है। तो लाइफ मेंबर फीस ये वन टाइम फीस होता है, इसको कैपिटल में ऐड करते हैं। लेगेसी, लेगेसी का मतलब क्या है कि जब तक जिंदा हूं तब तक इनकम और प्रॉपर्टी मेरे नाम पे रहेगी। कल को मैं मर गया तो मेरी सारी की सारी प्रॉपर्टी, मेरी सारी की सारी इनकम ट्रस्ट के नाम पे हो जाएगी या क्लब के नाम पे हो जाएगी। ठीक है। तो लेगेसी मतलब वही कि मेरे मरने के बाद मेरी जो प्रॉपर्टी है वो इनकम है, वो ट्रस्ट के नाम पे हो जाएगी या क्लब के नाम पे हो जाएगी, तो इसको बोले कैपिटल रिसीट्स। तो लेगेसी वगैरह आपका कैपिटल रिसीट होता है क्योंकि ये मरने के बाद मिल जाता है। तो फिर ये अब डेली, कोई डेली थोड़ी मर रहा है भाई, मतलब जरूरी है कि सारे मेंबर डेली मरेंगे नहीं ना, समझ गए। तो लेगेसी वगैरह होता है जो आपके मरने के बाद वो प्रॉपर्टी, वो इनकम ट्रस्ट के नाम पे होती है। ऐसे बहुत लोग, जैसे रतन टाटा की जितनी प्रॉपर्टी थी वो मरने के बाद टाटा ट्रस्ट के नाम पे हो गई, तो वो लेगेसी इनकम हो गई। ठीक है। एंडोमेंट फंड मतलब स्पेशल फंड, जैसे आपने फंड फंड क्रिएट किया है ग्राउंड बनाने के लिए कि आप क्लब का एक ग्राउंड बनाएंगे, या आप फंड क्रिएट किए हो कि स्विमिंग पूल बनाओगे, इसको बोलते हैं एंडोमेंट फंड, मतलब स्पेशल फंड। तो ये लार्ज फंड होता है, नॉर्मली परमानेंट यूज के लिए फंड बनाते हैं, तो इसको हम लोग कैपिटल रिसीट ट्रीट करते हैं। ठीक है। और इस फंड से जो भी इनकम होगी उसी फंड में हम लोग ऐड कर देते हैं, और जो भी एक्सपेंसेस होता है उस फंड से माइनस कर देते हैं। याद रखिएगा, स्पेशल फंड, जितने भी स्पेशल फंड होते हैं, उस फंड से अगर कुछ इनकम हो रही है तो वो उस फंड में ऐड कर देते हैं। अगर उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए कोई खर्चा हो रहा है तो उसी फंड से माइनस करते हैं। एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लो स्विमिंग पूल बनाने के लिए हम लोगों ने 10 लाख रुपया इकट्ठा किया, तो ये एक दिन में इकट्ठा नहीं होगा, ये एक दिन में 10 लाख रुपया इकट्ठा नहीं होगा। आपने क्या किया, ये 10 लाख रुपया इकट्ठा करने के लिए सिंपली आपने एक एफडी अकाउंट ओपन करवाया। ठीक है। तो आप ये, सॉरी, आरडी अकाउंट, आरडी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो आप लोग क्या कर रहे थे कि क्योंकि आप लोग को 10 लाख रुपया चाहिए था, तो ये 10 लाख रुपया एक दिन में नहीं आएगा। तो सारे मेंबर क्या कर रहे थे, एवरी मंथ या एवरी 6 मंथ या एवरी क्वार्टरली या एवरी ईयर कुछ कुछ अमाउंट उस आरडी अकाउंट में डाल रहे थे, आरडी अकाउंट में डाल रहे थे। तो ये जो आरडी होता है ना, उसमें भी इंटरेस्ट मिलता है एफडी वाला, तो उसमें मान लो 5% 6% का इंटरेस्ट मिल रहा था। तो जो भी इनकम आ रही थी वो इंडोमेंट फंड में ऐड हो रहा था। तो आपने आरडी अकाउंट खुलवाया, या सिंपली छोड़ो ना, एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो एक मेंबर है, इसने क्लब को 10 लाख रुपया दिया, ठीक है, और बोला नेक्स्ट ईयर एक स्विमिंग पूल बनवा देना। ठीक है। तो क्लब वाले ने क्या किया, ये 10 लाख रुपया का एफडी करवा दिया, एफडी करवा दिया, क्योंकि ये क्लब वाला 1 साल के बाद बनवाना था, तो करेंट ईयर में इस पैसे का कोई यूज नहीं था। तो क्लब वाले ने क्या किया, ये 10 लाख रुपया का एफडी करवा दिया। अब पूरे साल भर का जो एफडी पे इंटरेस्ट रेट आएगा मान लो 6%, तो 10 लाख का 6% कितना होता, 60,000 रुपया। तो पूरे साल भर का 60,000 रुपया क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है। अब मान लो स्विमिंग पूल में लगा 7 लाख रुपया, तो 7 लाख रुपया लगा, तो भैया 10 लाख का फंड था, 7 लाख रुपया लगा, तो 7 लाख माइनस कर देंगे। तो जो इंटरेस्ट आ रहा है, उस फंड पे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो ऐड कर देंगे, और जो भी खर्चा हुआ उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है। तो 10 लाख रुपया का फंड था, हमने एफडी करवा दिया 1 साल के लिए, 6% उसमें ऐड हो जाएगा, इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा 10,60,000 रुपया। इंटरेस्ट ऐड होने के बाद अमाउंट कितना होगा, 10,60,000 रुपया। ठीक है। मान लेते हैं 7,60,000 खर्च हुआ स्विमिंग पूल बनाने में, तो हमारे पास फंड कितना था, हमारे पास फंड था 10,60,000 रुपया।
स्विमिंग पूल बनाने में खर्चा कितना हुआ 7,60,000, तो फंड हमारा कितना बचा हुआ 3 लाख बचा हुआ 3 लाख। तो ये 3 लाख रुपया फंड हमारा बैलेंस शीट में दिखेगा। तो देखो ना खर्चा भी क्या किया माइनस किए। तो याद रखिएगा जो भी खर्चा होगा उसी फंड से माइनस होगा, क्योंकि वो फंड स्पेशल पर्पस के लिए था। तो स्पेशल पर्पस के लिए जो भी खर्चा हुआ उसी फंड से माइनस करेंगे। और उस फंड से अगर कोई इंटरेस्ट वगैरह आ रहा है एफडी वगैरह का, या कुछ भी इनकम आ रही है, तो उस फंड में ऐड कर देंगे। तो सिंपल आपको कॉन्सेप्ट क्या याद करना है, स्पेशल फंड का इनकम स्पेशल फंड में ऐड होगा, और कुछ भी खर्चा है स्पेशल फंड से रिलेटेड तो माइनस भी करेंगे। तो स्पेशल फंड की इनकम ऑलवेज ऐड इन स्पेशल फंड। और अगर खर्चा भी हो रहा है, जनरल खर्चा नहीं, न्यूज़पेपर ये सब नहीं, स्पेशल फंड वाला खर्चा, मान लो स्विमिंग पूल के लिए खर्चा, क्योंकि ये फंड आपने स्विमिंग पूल के लिए बनाया था, तो स्विमिंग पूल के लिए अगर खर्चा हो रहा है तो वही माइनस करेंगे। तो स्पेशल फंड की इनकम ऐड होती है स्पेशल फंड में, स्पेशल फंड से रिलेटेड खर्चा भी लेस होता है स्पेशल फंड से। ठीक है। अगर कोई एसेट वगैरह आपने बेच दिया, मान लो न्यूज़पेपर आपने बेच दिया, सेल ऑफ न्यूज़पेपर या सेल ऑफ फर्नीचर बिल्डिंग फिक्स एसेट, ये कैपिटल होता है। न्यूज़पेपर बेचा तो ये रेवेन्यू, क्योंकि न्यूज़पेपर तो हर दिन आता है। तो पूरे हफ्ते भर का न्यूज़पेपर इकट्ठा हो गया आपने बेच दिया, या पूरे महीने भर का न्यूज़पेपर इकट्ठा हो गया आपने उसको बेच दिया। तो अगर आपने कोई ओल्ड न्यूज़पेपर बेचा या कोई स्क्रैप बेचा, कोई कचड़ा बेचा, तो वो होगा रेवेन्यू, बिकॉज ये न्यूज़पेपर तो डेली बेसिस पे आता है। अरे न्यूज़पेपर तो क्लब में डेली बेसिस पे आता है, तो महीने भर का न्यूज़पेपर हो गया, अब आप उसको बेच दे रहे हो, तो ये हो जाएगा रेवेन्यू। रेवेन्यू। लेकिन अगर आप फर्नीचर, तो डेली फर्नीचर बेचोगे नहीं, डेली बिल्डिंग बेचोगे नहीं। तो अगर कोई फिक्स एसेट बेचते हो, कोई फिक्स एसेट बेचते हो, तो वो होगा कैपिटल। क्या तुम डेली फर्नीचर बेचोगे? नहीं। क्या डेली बिल्डिंग बेचोगे? नहीं। तो ये हो गया आपका कैपिटल फंड। ठीक है। स्पेसिफिक फंड आपको बताया हूँ ये कैपिटल होते हैं। ठीक है, इसको लायबिलिटी में दिखाते हैं, और इनकम रिलेटेड फंड उसी में ऐड कर देते हैं, और कोई भी खर्चा होता है तो उसी फंड से माइनस कर देते हैं। स्पेसिफिक फंड मतलब जैसे प्राइज फंड हो गया, स्पोर्ट फंड हो गया, दे आर द स्पेशल फंड, दे आर द स्पेशल फंड। ठीक है। प्राइस फंड का मतलब क्या है, जो जीतेगा उसको ये वाला प्राइस मिलेगा, या कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाने के लिए, या कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेस के लिए आपने फंड क्रिएट किया है, उसको बोलते हैं स्पेशल फंड। इसको हम लोग लायबिलिटी में दिखाते हैं। इस फंड से अगर कोई इनकम होती, मान लो आपने एफडी उफडी करवा दिया ये वाला फंड, तो उससे इंटरेस्ट आया ना, तो वो इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है। अब स्पोर्ट्स फंड से अगर लेट्स से ये ग्राउंड बनाने के लिए था, तो ग्राउंड बनाने के लिए जो भी खर्चा हुआ वो स्पेशल फंड से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है। मान लो आपने ग्राउंड बनाने के लिए या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेस करने के लिए फंड क्रिएट किया था, तो मान लो 10 इक्विपमेंट परचेस करना था, 10 में से आपने 7 परचेस किया। ठीक है। तो 7 से रिलेटेड जो भी खर्चा हुआ है वो इसी स्पोर्ट फंड से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो सिंपली स्पोर्ट फंड से रिलेटेड इनकम स्पोर्ट फंड में ऐड करेंगे, स्पोर्ट फंड से रिलेटेड जो भी खर्चा हुआ वो स्पोर्ट फंड से माइनस करेंगे। ठीक है। कैपिटल और रेवेन्यू मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। चलिए एक बार फटाफट अपने आइडेंटिफाई करते हैं। सब्सक्रिप्शन कुछ नहीं बोलेगा, ऑलवेज रेवेन्यू, बिकॉज डेली बेसिस पे सब्सक्रिप्शन मिलता है, डेली बेसिस मेंबर लोग। सब्सक्रिप्शन मतलब काइंड ऑफ मेंबरशिप फीस। ठीक है। हर साल ये रिन्यू करना पड़ता है। नए नए जो कंपनीज होती हैं, सो नए नए जो क्लब होते हैं ना, वो सब्सक्रिप्शन डेली कमाते हैं। ठीक है। तो ये रिकरिंग नेचर का होता है। ठीक है। जनरल डोनेशन कुछ नहीं बोला गया, रेवेन्यू। स्पेसिफिक डोनेशन मतलब स्पेशल डोनेशन, तो कैपिटल। एंट्रेंस फी स्मॉल स्मॉल एंट्रेंस फीस है, तो रेवेन्यू। एंट्रेंस फीस लार्ज है, तो कैपिटल। ठीक है। लाइफ मेंबरशिप ये वन टाइम होती है, कैपिटल। लेगेसी कैपिटल, मरने के बाद प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम पे, तो कैपिटल। सेल ऑफ न्यूज़पेपर रेवेन्यू, न्यूज़पेपर आपने बेच दिया, रेवेन्यू। सेल ऑफ फर्नीचर डेली नहीं बेचोगे, कैपिटल। सैलरी रेंट प्रिंटिंग ये तो हर महीने देना है ना, जो क्लब के स्टाफ है, जो ट्रस्ट के स्टाफ है, उनको तो हर महीना सैलरी देना है। ठीक है। रेंट पूरे मंथ का देना, प्रिंटिंग कुछ ना कुछ लगते रहेगा, तो ये डेली बेसिस या मंथली बेसिस पे होगा, इसलिए इसको बोलेंगे रेवेन्यू। डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली रेवेन्यू। हर दिन भाई, हर दिन आप फर्नीचर यूज करोगे तो डेप्रिसिएशन हर दिन चार्ज होगा। अरे डेप्रिसिएशन कुछ ना कुछ तो डेली चार्ज होगा। परचेज ऑफ बिल्डिंग, क्या डेली परचेज करोगे? क्या आप बिल्डिंग डेली परचेज करो? नहीं, वंस ए वाइल, साल 2 साल में एक बार परचेज करेंगे, तो कैपिटल पेमेंट। क्लियर? क्लियर। रिसीट पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर का डिफरेंस क्या है? रिसीट पेमेंट जस्ट लाइक कैश समरी, कैश बुक, और ये आपका रेवेन्यू समरी होता है। इनकम एक्सपेंडिचर जस्ट लाइक पीएल अकाउंट होता है, तो ये रेवेन्यू समरी होता है, इसमें सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स आते हैं। ठीक है। कैश रिसीट्स एंड पेमेंट आपके कैश बेसिस पे रिकॉर्ड होते हैं, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपके अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड होते हैं, मतलब ओनली करेंट आइटम्स। क्योंकि कैश बेसिस का मतलब पता है क्या है, इसमें पास्ट ईयर ट्रांजेक्शन भी आएगा, मतलब प्रीवियस ईयर ट्रांजेक्शन भी आएगा।
करंट ईयर ट्रांजेक्शन भी आएगा और फ्यूचर ट्रांजेक्शन मतलब एडवांस ट्रांजेक्शन। कैश का मतलब क्या भैया, कैश मिलने से मतलब है, चाहे वो करंट ईयर का हो, चाहे वो पास्ट ईयर का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, हमको मिल गया तो ये मेरा कैश ऐड हो जाएगा। तो कैश बेसिस का मतलब क्या होता है, सारे ट्रांजेक्शन ऐड होते हैं, मतलब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सारे ट्रांजेक्शन इसमें ऐड होते हैं। अक्रूवल का मतलब ओनली करंट ईयर, ठीक है। बोथ कैपिटल एंड रिसीट में दोनों आते हैं, कैपिटल आइटम्स भी आते हैं, रेवेन्यू आइटम्स भी आते हैं, और इनकम एक्सपेंडिचर में ओनली रेवेन्यू आइटम्स आते हैं, ठीक है। इसका पीरियड की बात करें तो करंट पास्ट फ्यूचर सब आते हैं, है ना। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में करंट ईयर ट्रांजेक्शन भी आता है, पास्ट ईयर ट्रांजेक्शन भी आता है, फ्यूचर ईयर ट्रांजेक्शन भी आता है। लेकिन अगर मैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर आता है, सिर्फ क्योंकि ये अक्रूवल बेसिस है ना। तो अक्रूवल का मतलब क्या होता है, करंट। एग्जाम्पल क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ पे सरप्लस आता है, यहाँ का जो बैलेंसिंग फिगर आता है, अरे इनकम और एक्सपेंडिचर का बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, या तो सरप्लस आएगा या तो डेफिसिट आएगा। और यहाँ आपका कैश बुक का बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, क्लोजिंग कैश या क्लोजिंग बैंक, ठीक है। ठीक है, चलो अब इसमें देखो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सब्सक्रिप्शन है, ये सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव किया है करंट ईयर में 60,000, पास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन कितना था 5,000, पास्ट ईयर का कितना है 5,000, ठीक है, पास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन 5,000 है। करंट ईयर एडवांस 3,000 है, तो ऑब्वियसली तो हम लोग किए थे ना, तो पास्ट ईयर क्या होगा, माइनस होगा। अरे पास्ट ईयर अरियर्स, अरियर मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग ना, तो पास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग माइनस होता है, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, ठीक है। फिर बोल रहा है करंट ईयर एडवांस, ये भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 60,000 में से 5,000 माइनस कर देंगे, और ये 3,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, आ जाएगा 52,000। आंसर देख लो, आंसर नहीं है क्या, अच्छा 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 क्वेश्चन, हाँ तो यहाँ पे आ जाएगा 52,000, ठीक है। डोनेशन फॉर द बिल्डिंग, ये डोनेशन फॉर द बिल्डिंग ऑब्वियसली ये लायबिलिटी का पार्ट है, ये लायबिलिटी का पार्ट है डोनेशन, क्योंकि ये स्पेशल डोनेशन है। जनरल डोनेशन आपका रेवेन्यू आइटम्स है, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट है। सैलरी आपका रेवेन्यू आइटम्स है, बिकॉज हर महीने सैलरी देनी है, तो जो आइटम बार बार हेल्ड हो रहे हैं, अकर हो रहे हैं, वो आपके रेवेन्यू आइटम्स होते हैं, और ये इनकम और एक्सपेंडिचर का पार्ट है। ये किसका पार्ट है, इनकम और एक्सपेंडिचर पार्ट है। रेंट आपका रेवेन्यू का पार्ट है, बेसिकली इनकम और एक्सपेंडिचर का पार्ट है। फर्नीचर आपने परचेस किया, ये बैलेंस शीट का पार्ट है, बिकॉज ये एसेट है, ये कैपिटल कैपिटल आइटम्स है, बिकॉज आप डेली बेसिस पे फर्नीचर नहीं परचेस करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट आपने रिसीव किया है, तो इंटरेस्ट तो महीना बेसिस पे आता है ना, अरे बैंक, बहुत सारे बैंक होते हैं महीने बेसिस पे इंटरेस्ट देते हैं, बहुत सारे बैंक होते हैं जो कोई क्वार्टरली देता है, कोई महीना महीना वाइज देता है, तो ये एवरी मंथ इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये हो पर रेवेन्यू आइटम्स है, और ये इनकम और एक्सपेंडिचर के बेसिस पे है, ठीक है ना। तो चलो मैं एक बना के दिखा रहा हूँ तुम लोग को, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के, जस्ट टी फॉर्म में बना के दिखा रहा हूँ, जस्ट टी फॉर्म में बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आपका सब्सक्रिप्शन, तो भाई हमारा जो करंट ईयर सब्सक्रिप्शन कितना 52,000, तो हमारा यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एक्सपेंडिचर, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इनकम, ठीक है, ठीक है। तो इनकम क्या आएगा, सब्सक्रिप्शन कितना है 52,000, 52,000। याद करो कैसे मैंने निकाला, करंट ईयर सब्सक्रिप्शन में, करंट ईयर सब्सक्रिप्शन में हम लोगों ने पास्ट ईयर का माइनस किया, पास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग लेस होता है, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, करंट ईयर एडवांस होता है माइनस। तो ये 60,000 में से 5,000 माइनस कर दिए, और ये 3,000 माइनस कर दिए। 5,000 क्या था, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग लेस होता है, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, तो प्रीवियस ईयर का तो माइनस करेंगे। करंट ईयर एडवांस क्या होता है, मतलब प्रीपेड, एडवांस मतलब प्रीपेड, तो करंट ईयर प्रीपेड या करंट ईयर एडवांस लेस होता है, इसलिए लेस कर दिए। तो 60 में से 8,000 चला गया, बचेगा 52, तो सब्सक्रिप्शन कितना आ गया 52,000। डोनेशन नहीं आएगा, जनरल डोनेशन आएगा, ऑब्वियसली ये भी इनकम का पार्ट है, ये भी डोनेशन आ जाएगा कितना 10,000 रुपया, 10,000 रुपया, ठीक है। सैलरी ये एक्सपेंडिचर का पार्ट है, आ जाएगा 25,000 रुपया। फिर रेंट ये भी एक्सपेंडिचर का पार्ट है, आ जाएगा 15,000, बिकॉज ये रेवेन्यू आइटम है। फर्नीचर ये बैलेंस शीट का पार्ट है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ये भी इनकम का पार्ट है, बिकॉज हर महीने आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये हो गया इंटरेस्ट, कितना हो जाएगा 5,000 रुपया। तो अगर मैं इसको ऐड करूं, 52 प्लस 10 62, प्लस 5 कितना होगा 67,000, ठीक है 67,000। 67,000 में से 67,000 में कैलकुलेटर कहाँ गया, चलो कैलकुलेटर मिल गया,
तो भैया 67,000 माइनस 40,000, 27,000, तो सरप्लस आ जाएगा आपका, सरप्लस आपका आ जाएगा सरप्लस 27,000। सारे इनकम को ऐड किए, सारे एक्सपेंसेस को माइनस किए, जो बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा हमारा सरप्लस, और फिर यही सरप्लस हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। ये सरप्लस क्या करेंगे, कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। ठीक है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में क्या लिखेंगे, कैपिटल फंड, उसी कैपिटल फंड में ये सरप्लस क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, देखो आ गया आंसर 27,000। ठीक है, अब चलो तुम लोग का पूरा बेसिक्स मैंने कंप्लीट करवा दिया, पूरे एग्जैक्टली एक घंटा में, एग्जैक्टली एक घंटे में मैंने पूरा बेसिक्स तुम्हारा कंप्लीट करवा दिया है, पूरे एक घंटे में मैंने पूरा बेसिक कंप्लीट करवा दिया। चले वो हम लोग सम्स करते हैं, हम लोग सम्स करते हैं। तो पहला सम्स हम लोग करेंगे 2023 ऑनर्स का। ठीक है, पूरे 20 ईयर्स एनालिसिस करके सम्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, बहुत मजा आने वाला आपको। ओके चलो, तो भाई ये एक्चुअली ये पार्ट ए वीडियो है। तो पार्ट ए वीडियो में हम लोग का पूरा क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और हम लोग एक दो क्वेश्चन बढ़िया करवा देते हैं पार्ट ए में। फिर पार्ट बी वाले वीडियो में और अच्छे सम्स करवाते हैं। तो पार्ट ए में क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स, एक सम्स या दो सम्स। ठीक है, क्योंकि 2 घंटे ज्यादा मैं पार्ट ए वीडियो नहीं रखूंगा, 1.5 घंटे 2 घंटे, ये अच्छे से आप कर लीजिए। अब आइए पार्ट बी। पार्ट बी में एक से एक गजब गजब क्वेश्चन कराऊंगा तुम लोग को, मतलब ऐसा सा क्वेश्चन जो मतलब फाउंडेशन लेवल का, सीए फाउंडेशन लेवल क्वेश्चन है। तो ये अगर ये कर लोगे तो सीए फाउंडेशन लेवल का क्वेश्चन भी सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या क्या दिया है क्वेश्चन भाई, देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, मैंने तुमको बोला ना रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे फाइनल अकाउंट में ट्रायल बैलेंस दिया रहता है, वैसे यहाँ पे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ रहेगा। ठीक है, ऑफ द ग्रो ग्रीन एक्सपोर्ट स्पोर्ट्स सोसाइटी फॉर द ईयर, ये स्पोर्ट्स सोसाइटी मतलब स्पोर्ट्स के लिए बेसिकली काम करते हैं। ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, इनका ईयर एंड कब हो रहा, 31 मार्च 2023। ठीक है, तो भाई इनका करंट ईयर क्या है, 22-23। इनका करंट ईयर क्या है भाई, 22-23। ठीक है, याद रखना। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है। फिर आपको प्रिपेयर करना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, फिर आपको प्रिपेयर करना बैलेंस शीट। ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। तो ओपनिंग 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 कैश, ये बैलेंस शीट का पार्ट है। सब्सक्रिप्शन कुछ नहीं बोला था, रेवेन्यू आइटम, ये इनकम और एक्सपेंडिचर का पार्ट है। ठीक है, तो मैं ना कैपिटल और रेवेन्यू आइडेंटिफाई करता हूँ, ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि कैपिटल मतलब जो बैलेंस शीट का पार्ट होगा, रेवेन्यू मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। कैश इन हैंड, कैश, तो कैश आपका कैपिटल, कैपिटल बिकॉज ये एसेट है। सब्सक्रिप्शन आपका रेवेन्यू, कुछ नहीं बोलोगे तो रेवेन्यू होगा। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, हफ्ते भर का न्यूज़पेपर आपने इकट्ठा करके बेच दिया, तो ये हर हफ्ते आप बेच रहे हो, हर महीने आप बेच रहे हो, तो ये रेवेन्यू नेचर है। एंट्रेंस फीस कुछ नहीं बोला है तो रेवेन्यू, एंट्रेंस फीस अगर कुछ नहीं बोला तो रेवेन्यू, पर अगर एग्जाम में बोलता है एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज्ड, तो ये कैपिटल मानोगे। कुछ नहीं बोलेगा तो रेवेन्यू मानोगे, क्योंकि पूरे साल भर का एडमिशन फीस है। बट अगर बोलता है एंट्रेंस फीस इज कैपिटलाइज्ड, तो कैपिटल का पार्ट होगा। कभी कोई बोलता है कि 40% कैपिटलाइज, तो 16,000 का 40% कैपिटल में डालेंगे, और 16,000 का 60% हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालेंगे। ठीक है, प्रोसीड ऑफ स्पोर्ट्स एंड कंसल्ट, मतलब आपने कोई स्पोर्ट्स वगैरह करवाया, उससे आपको इनकम आई। ठीक है, आपने कोई स्पोर्ट्स वगैरह करवाया, आया बस हमने, उससे आपकी इनकम आई। ओके दोस्तों, ठीक है, तो ये आपकी इनकम है, ये भी आपके क्या रेवेन्यू पार्ट के, क्यों, क्योंकि भाई स्पोर्ट्स और कॉन्सर्ट तो होते रहते हैं, महीने 2 महीने में हर एक चैरिटी ट्रस्ट, हर एक क्लब में स्पोर्ट्स वगैरह होते रहता है। तो उससे जो इनकम वगैरह आती है, जैसे मान लो बैनर वैनर लगा क्लब के सामने, तो आपने थोड़ा बहुत एडवर्टीजमेंट से पैसा कमा लिया। तो कोई भी स्पोर्ट्स या कॉन्सर्ट करा कर कमा रहे हो, तो ये डेली बेसिस पे नहीं होता, मंथली और वीकली बेसिस पे, या मंथली बेसिस या क्वार्टरली बेसिस पे इनकम होती है। तो ये भी आपका रेवेन्यू का पार्ट होता है। सेक्रेटरी को सैलरी जा रहा था, हर महीने सैलरी जाएगा, तो रेवेन्यू का पार्ट है। स्टाफ को सैलरी हर महीने जाएगा, तो रेवेन्यू का पार्ट है। चैरिटीज आपको बार बार करना पड़ेगा, रेवेन्यू का पार्ट है। प्रिंटिंग स्टेशन आपको बार बार जरूरत पड़ेगा, अरे पेंसिल वगैरह का जरूरत आपको बार बार पड़ेगा। ठीक है, तो आपको बेसिकली रेवेन्यू का पार्ट है। ठीक है, पोस्टेज एक्सपेंसेस, ये भी आपका रेवेन्यू का पार्ट है, मतलब पोस्ट वोस्ट करने में जो खर्चा हो रहा है। रेट्स एंड टैक्सेस, ये भी रेवेन्यू का पार्ट है। अपकीप ऑफ द लैंड, मतलब मान लो ये लैंड है, ठीक है, अभी इस लैंड पर मान लो आपने गार्डन बनाए हैं, तो गार्डन को मेंटेन तो करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं अपकीप ऑफ लैंड। या कोई ग्रास वगैरह है, तो ग्रास वगैरह को काटना पड़ेगा, एक शेप में रखना पड़ेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं अपकीप ऑफ द लैंड, मतलब लैंड की मरम्मत।
ये मान लो लैंड है, इस लैंड पे आपने बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए, तो इसको मेंटेनेंस तो करना पड़ेगा, लैंड को मेंटेन तो करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं अपकीप ऑफ द लैंड, कि लैंड को आप सही रख रहे हो, उसमें जो खर्चा हो रहा है। तो ये आपका नॉर्मली हर हफ्ते या हर महीने आपको लैंड को क्लीन करना पड़ेगा, पेड़ पौधे को साफ सुथरा करना पड़ेगा, गार्डन को सही करना पड़ेगा, ग्रास को तो बढ़ेगी तो शेप में लाना पड़ेगा। तो ये मंथली बेसिस पे होते रहता है। तो ये आपका रेवेन्यू आइटम्स है। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, आपने स्पोर्ट्स मटेरियल अगर आप परचेज किया, तो अगर आप देखो स्पोर्ट्स मटेरियल अगर आप परचेज करते हो तो ये डेली बेसिस पे परचेज करो। मतलब बेसिकली आप ये समझिए बात को कि जो स्पोर्ट्स मटेरियल है, दो चीज होता है, एक होता है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और एक होता है स्पोर्ट्स मटेरियल, ठीक है ना। एक होता है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और एक होता है स्पोर्ट्स मटेरियल। तो एक नोट लिखवा दूं क्या तुम लोग को? तो ये जो स्पोर्ट्स मटेरियल है ना, तो नॉर्मली जैसे आप समझिए छोटा मोटा मटेरियल आप मतलब क्रिकेट खेलो, कोई ग्लव्स वगैरह होता ना, तो ग्लव्स वगैरह मान लो खराब हो गया तो आपने नए ग्लव्स मंगा लिए। तो आप अगर पूरा किट नहीं मंगा रहे हो, छोटा मोटा चीज मंगा रहे हो, ये कुछ ना कुछ, अभी आप स्पोर्ट्स ग्राउंड है तो कुछ ना कुछ तो लगे रहेगा ना। जैसे बॉल मान लो क्रिकेट क्रिकेट ग्राउंड है, तो बॉल खत्म हो गई तो बॉल मंगा रहे हो, तो वो स्पोर्ट्स मटेरियल का पार्ट हो गया। टी शर्ट, टी शर्ट जो बच्चे खेले थे उनका टी शर्ट फट गया, तो आप उनको टी शर्ट ला के दे रहे हो, तो वो स्पोर्ट्स मटेरियल का पार्ट हो गया। तो ये भी आप रेवेन्यू ही ट्रीट करोगे। क्या ट्रीट करोगे? रेवेन्यू। तो परचेज ऑफ, अच्छा परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अगर बोलेगा, अगर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बोलेगा तो वो मतलब आपने मशीन परचेज किया या कोई बैट वगैरह परचेज किया, तो वो लंबा चलेगा, तो वो बैलेंस शीट का पार्ट होगा, वो एसेट में आता है, ठीक है। तो अगर स्पोर्ट्स मटेरियल बोलेगा ना, तो नॉर्मली ये रेवेन्यू नेचर का होता है। अगर बोलेगा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, तो ये कैपिटल का पार्ट है, ठीक है। टेलीफोन एक्सपेंसेस ऑब्वियसली रेवेन्यू का पार्ट है। क्लोजिंग कैश और बैंक, या ऑब्वियसली कैपिटल का पार्ट है, ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है पिछले साल का बैलेंस शीट और करेंट ईयर का बैलेंस शीट। तो जब भी आपको क्वेश्चन में ना पिछले साल का बैलेंस शीट दिया रहेगा, तो इससे ऑलवेज आप क्या निकालेंगे? एक वर्किंग नोट बनाएंगे। इससे हमको क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग नोट। और इस वर्किंग नोट के थ्रू हमें निकालना पड़ेगा कैपिटल, इसको बोलते हैं अपने ओपनिंग कैपिटल। तो जब भी आपको पिछले साल का बैलेंस शीट, हमारा करंट ईयर क्या 22-23 ना, हमारा करंट ईयर क्या है 1 अप्रैल 2023 से लेकर के, सॉरी 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023, ये हमारा करंट ईयर है सम्स के अकॉर्डिंग। लेकिन आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 मार्च 2022 और आपका करंट ईयर कब चालू हो रहा है? 1 अप्रैल 2022। तो अब देखो ना, ये जो एंड है वही तो ये ओपनिंग में आएगा। तो इससे हम लोग को निकलेगा ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि देखो ना यहाँ पे कहीं पे कैपिटल के बारे में नहीं दिया है। तो हम लोग क्या बनाएंगे? एक वर्किंग नोट बनाएंगे और ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे, तो हमें इससे क्या निकलेगा? ओपनिंग कैपिटल निकलेगा। तो जब भी आपको प्रीवियस ईयर का, जब भी आपको प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो समझ जाना आपको एक वर्किंग नोट बनाना है और विद द हेल्प ऑफ दोज वर्किंग नोट हमको एक फाइंड करना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। तो हम लोग ओपनिंग कैपिटल फाइंड कर लेंगे, टेंशन मत लो। बोला फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन कितना? 10% चार्ज करना है। एंट्रेंस फीस रिसीव्ड विल बी कैपिटलाइज। ओहो देखो बोल दिया है कि ये जो एंट्रेंस फीस है ना, ये जो एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज मानना है, तो इसको कैपिटल मानना पड़ेगा। रेवेन्यू कार्ड तो भैया इसको कैपिटल मानना पड़ेगा, इसको कैपिटल मानना पड़ेगा। क्वेश्चन बोल दिया, क्वेश्चन बोल दिया कि एंट्रेंस फीस शैल बी कैपिटलाइज। कुछ नहीं बोलता है तो भैया उसको मानेंगे एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस को रेवेन्यू। बट अगर क्वेश्चन बोल देता है कि एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस आपका कैपिटल मानना पड़ेगा, तो कैपिटल मानेंगे। कुछ नहीं बोलेगा तो रेवेन्यू ट्रीट करना, ठीक है। स्पोर्ट्स मटेरियल आर टू बी कंप्लीटली रिटन ऑफ। जो स्पोर्ट्स मटेरियल है उसको कंप्लीटली मतलब हटा देना है। तो हटाने के लिए हम लोग को ऑब्वियसली पीएल के डेबिट साइड में ही लिखेंगे, तो पीएल के डेबिट साइड में लिख देंगे इसको, ठीक है। तो आप याद रखिए ना, ये जो जो परचेज है ना, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है, ये पीएल के डेबिट साइड में ही आता है बिकॉज खर्चा है। फिर यहाँ पे बोल भी रहा है स्पोर्ट्स मटेरियल कंप्लीट रिटर्न ऑफ, मतलब पूरा का पूरा आपको हटा देना है, ठीक है। पूरा पूरा आपको क्या कर देना? हटा देना। तो आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्वियसली अगर ये नहीं बोलता ना फिर भी हटाना पड़ता, क्योंकि ये खर्चा है। तो खर्चा हम लोग कहाँ दिखाते हैं? पीएल के डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो ये सिंपली इसका मतलब है कि आपको पीएल के डेबिट साइड में ये वाला आइटम दिखाना है। पता है अगर ये नहीं भी बोलता ना तब भी हम लोग पीएल के डेबिट साइड में ही दिखाते हैं, ठीक है, ठीक है। जब तक ये ना बोले स्पोर्ट्स मटेरियल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, तब तक आप इसको मानेंगे रेवेन्यू। अगर जैसी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बोल देगा तो ये कैपिटल का पार्ट है, क्योंकि आपने बड़ा बड़ा इक्विपमेंट परचेज किया होगा स्पोर्ट्स रिलेटेड, ठीक है।
अब अगर तुम लोग जिम इक्विपमेंट की बात करो ना, एक एक जिम 55 लाख रुपए की आती है, एक एक मतलब मशीन 5-5 लाख रुपए का आती है। एक ट्रेडमिल जिसमें रनिंग करते हैं लोग, लाख लाख रुपए की बढ़िया वाली आती है, 70,000 की आती है। तो वो सब आपके एसेट है, वो सब आपके बैलेंस शीट के पार्ट होंगे, बिकॉज वो इक्विपमेंट है। अगर जिम मटेरियल बोलेगा तो नॉर्मली मटेरियल वगैरह, ठीक है। तो इसको बोला कंप्लीट, मतलब पीएल का मतलब आपको आपको पेमेंट साइड में दिखाना पड़ेगा। कहाँ दिखाना पड़ेगा? पेमेंट साइड। तो एक काम करते हैं, पहले एक वर्किंग नोट बनाते हैं जिससे हमको ओपनिंग कैपिटल निकलेगा। ठीक है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, चलिए क्वेश्चन वन स्टार्ट करते हैं। कहाँ गया? काउंट्स वन शॉट एनपीओ। एनपीओ एनपीओ वन शॉट शॉट। चलो बना दिए, पेज बना दिए। आ जाओ। तो पहले क्वेश्चन वन। तो क्वेश्चन वन में पहले तुमको लिखा देता हूँ वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर वन, अगर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बोलेगा, अगर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बोलेगा तो ये बैलेंस शीट का पार्ट है। ये आपके कैपिटल आइटम्स होते हैं। कौन सा आइटम होते हैं सर? कैपिटल आइटम्स होते हैं। लिख लो, नोट लिख लो। अगर बोलेगा स्पोर्ट्स मटेरियल, अगर बोलेगा स्पोर्ट्स मटेरियल्स, तो ये आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर पार्ट होगा। और ये आपके रेवेन्यू आइटम्स होते हैं। ये आपके रेवेन्यू आइटम्स होते हैं। ठीक है, ये लिख लो वर्किंग नोट। अब चलो हम लोग तीसरा वर्किंग नोट, जो आपको आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए मैंने लिखवा दिया। ये मैंने हर क्वेश्चन में कुछ भी अगर मुझे लगेगा कि ये चीज इंपॉर्टेंट है तो मैं लिखवा दूंगा, हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में। कोई भी चीज अगर लगेगी कि नहीं ये चीज टफ हो रही तो मैं तुम लोग को लिखवा दूंगा। ठीक है। तो चलो अब हम लोग बनाते हैं वर्किंग नोट 3, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल। तो इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा सर? बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। बैलेंस शीट एज ऑन, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022। पिछले साल का इंफॉर्मेशन यूज करेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए। ठीक है सर। ये हो गया भैया लायबिलिटी, ये हो गया अमाउंट, एसेट्स, ये हो गया अमाउंट। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ओके, चलो आते हैं एरियर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, एरियर सब्सक्रिप्शन, ध्यान सुनना। एरियर पिछले साल के एरियर, ये तो पिछले साल है ना, ये तो ओल्ड ईयर है, ये आपका ओल्ड ईयर है। ओल्ड मतलब प्रीवियस ईयर है, ये आपका प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर है। और ये आपका क्या है? करंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, तो आउट एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे याद रखना कैपिटल ओपनिंग बैलेंस फिगर आपका कैपिटल आएगा, मतलब कैपिटल फंड आएगा जो बैलेंस फिगर है। तो यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग या एरियर, जो लिखना, एरियर लिखो या आउटस्टैंडिंग को, बात ही है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो आउटस्टैंडिंग मतलब ये पैसा, सब्सक्रिप्शन तो इनकम है ना। ओह, एरियर सब्सक्रिप्शन, एरियर इन सब्सक्रिप्शन। अरे मतलब पैसा बाकी है तो वो तो एसेट होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एसेट होगा, 8,000 रुपये एसेट होगा। अरे भाई एरियर होता है ना, एरियर मतलब बेसिकली सब्सक्रिप्शन मतलब क्या? इनकम। तो अगर कोई इनकम बाकी है वो तो एसेट का पार्ट होगा ना भाई। अगर मान लो मेरी फीस बाकी है तो मेरे लिए एसेट है ना। जो चीज फ्यूचर में मुझे पाना है वो मेरा एसेट का पार्ट है, और जो चीज फ्यूचर मुझे पे करना है वो मेरा लायबिलिटी का पार्ट है। तो एरियर मतलब क्या? ये पैसा मुझे नहीं मिला है पर मिलेगा। पिछले साल अगर अगर दिया यहाँ पे एरियर आउटस्टैंडिंग, एरियर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या? पैसा नहीं मिला। तो भैया नहीं मिला मतलब क्या? फ्यूचर में मिलेगा। तो कोई भी चीज अगर फ्यूचर में मिलेगा वो तो एसेट का पार्ट होगा। तो एरियर इन सब्सक्रिप्शन किसका पार्ट होगा? एसेट का पार्ट होगा। ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, आपने पैसा एडवांस में यूज, आपने पिछले साल आपने एडवांस में यूज कर लिया।
पिछले साल आपने एडवांस ले लिया था। तो कोई भी इनकम अगर आप एडवांस में लेते हो तो लायबिलिटी होता है। कोई भी इनकम, सब्सक्रिप्शन क्या हुई है? इनकम। इनकम को अगर तुम एडवांस में ले लिए, अच्छा तुम बताओ ना, तुम लोग अभी सेमेस्टर 1 में है और मैं तुम लोग से सेमेस्टर 2 का पैसा ले लिया, वो मेरी लायबिलिटी है, बिकॉज मैं पैसा ले चुका हूँ, मुझे सर्विस देना पड़ेगा। अरे भाई मैं सेमेस्टर, तुम लोग सेमेस्टर 1 में है और मैं तुम लोग से सेमेस्टर 2 का फीस ले लिया हूँ, तो ये मेरी एडवांस इनकम हो गई, और ये एडवांस इनकम मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी। मुझे क्लास देना पड़ेगा बिकॉज मैं फीस पहले ही लेकर रखा हूँ। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन ये लायबिलिटी होता है। एडवांस सब्सक्रिप्शन ये लायबिलिटी होता है। कितना है? 2,000 रुपये। सिर्फ आपको यही वाला यूज करना है, यही वाला देखना है, ठीक है? 2,000 आएगा। चलो फर्नीचर। फर्नीचर आफ्टर डेप्रिसिएशन बोल रहा है। फर्नीचर, फर्नीचर आपका एसेट का पार्ट है। आफ्टर डेप्रिसिएशन 4,000। आफ्टर डेप्रिसिएशन था तो डेप्रिसिएशन माइनस क्यों करोगे? ये तो आफ्टर डेप्रिसिएशन बोला ना, तो ऑलरेडी डेप्रिसिएशन माइनस है। लैंड आपका एसेट का पार्ट है, ये आपका लैंड 40,000 रुपया एसेट का पार्ट है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी आपको देना है, स्टाफ को सैलरी देना है, तो खर्चा आपको मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी, समझ रहे हो? ये आपका लायबिलिटी है। अगर आपको पेमेंट करना है फ्यूचर में तो लायबिलिटी है 4,000 रुपया। चलो अब ये ऐड करो, सारा आइटम खत्म हो गया ना? हाँ, सारा तो आइटम खत्म हो गया, अब इसको ऐड करो। 4,52,000, 46,000 आएगा। कितना आ रहा है? 52 आ रहा है क्या? देख लेता हूँ एक, कुछ छूटा तो नहीं ना? कुछ छूटा? हाँ, ओपनिंग कैश। अरे भाई ओपनिंग कैश उसी का पार्ट होगा ना? ओपनिंग कैश उसी का पार्ट हो, देखो ओपनिंग कैश, ये ओपनिंग कैश है। तो ओपनिंग कैश मतलब क्या? ये सारे आइटम तो ओपनिंग है। ओपनिंग कैश का मतलब ये वाला जो आइटम्स है, ये आपका 31 मार्च 2022, यही तो 1 अप्रैल 2022 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो कैश दिया है, ओपनिंग कैश दिया हुआ 20,000, ये तो आपका ओपनिंग बैलेंस शीट का पार्ट है, मतलब पिछले साल बैलेंस शीट का पार्ट है। तो पिछले साल 31 मार्च 2022 का कैश है, तो 31 मार्च 31 मार्च 2022 का जो कैश है, वही तो करेंट ईयर का ओपनिंग बनेगा। पिछले साल का जो क्लोजिंग है वो इस साल का क्या बनेगा? ओपनिंग बनेगा। ये जो ओपनिंग कैश दिया हुआ है ना, ये पिछले साल का है। तो मुझे लगा कुछ छूट रहा हूँ, तो यहाँ पे कैश लिखो। कैश हो गया 20,000 रुपया। अब ऐड कर दो इसको, ऐड करो इसको। 4,000, 40,000, 20,000, 8,000, कितना? 72,000। यहाँ आ गया 72, यहाँ आ गया 72, 72,000 माइनस 6,000, 66,000, 66,000। तो ये आपका हो गया कैपिटल, कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर, ठीक है? कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर आ गया, तो हमारा ओपनिंग कैपिटल आ गया, हमारा ओपनिंग कैपिटल आ गया, ठीक है? अब हम लोग बनाएंगे सिंपली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ये जस्ट लाइक पीएल अकाउंट बनाओगे, ठीक है? जस्ट लाइक पीएल अकाउंट, जस्ट लाइक पीएल अकाउंट। डेट वेट कुछ दिया नहीं, इसलिए डेट का कॉलम मैं नहीं बनाऊंगा। डेट वेट कुछ नहीं दिया, इसलिए डेट का कॉलम नहीं बनाऊंगा, ठीक है? लगे हाथ बैलेंस शीट बना दे रहा हूँ। ठीक है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023, ठीक है? आप लोग एग्जाम पूरा लिखोगे, बैलेंस शीट पूरा लिखोगे एग्जाम में, ठीक है? इधर आ गया आपका लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, पर्टिकुलर इनकम, एक्सपेंडिचर, या इधर आएगा एक्सपेंडिचर। पीएल अकाउंट बनाना ना, पीएल अकाउंट में डेबिट साइड में क्या दिखाओगे? एक्सपेंडिचर। ये हो गया अमाउंट। अब यहाँ क्या दिखाओगे? इनकम।
यहाँ दिखाओगे अमाउंट, ठीक है। तो क्रेडिट साइड में याद रखना, क्रेडिट साइड में क्या दिखाओगे, इनकम, और डेबिट साइड में क्या दिखाओगे, एक्सपेंडिचर, ठीक है। लेकिन जब नाम लिखोगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर पहले लिखते हैं। तो इनकम ये जस्ट लाइक पीएल अकाउंट, ठीक है। तो नाम तो लिखोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, लेकिन याद रखना जस्ट लाइक पीएल अकाउंट, ये जस्ट लाइक पीएल अकाउंट होता है, याद रखना ये जस्ट लाइक पीएल अकाउंट। तो पीएल अकाउंट में खर्चा हम लोग दिखाते हैं डेबिट साइड में, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखे एक्सपेंडिचर, ठीक है। इनकम दिखाते हैं क्रेडिट साइड में, इसलिए यहाँ पे लिखे इनकम, ठीक है। अब चलो सारे आइटम फटाफट लिखना स्टार्ट कर देते हैं, आ जाओ। तो एक काम करते हैं, पहले आते हैं सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ओपनिंग कैश, तो ओपनिंग कैश तो हम लोग ऑलरेडी यूज कर ही लिए, ओपनिंग कैश तो हम लोग ऑलरेडी यूज कर लिए है ना, ओपनिंग कैश तो हम लोग ऑलरेडी यूज कर लिए, ठीक है। तो अब आपका है ओपनिंग कैश, ठीक है। एक ढीला हो जा रहा, सब्सक्रिप्शन, तो ये तो ऑलरेडी हम लोग यूज कर लिए हैं ओपनिंग लायबिलिटी में, मतलब ये ओपनिंग कैपिटल निकालते हो तो यूज कर ही लिए, तो इसको मैं टिक मार दे रहा हूँ। बात करते हैं सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन आपका कुछ नहीं बोलता था, रेवेन्यू, तो सब्सक्रिप्शन आएगा रेवेन्यू, तो सब्सक्रिप्शन आपका आएगा इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन। अब याद रखना इसमें ना, अच्छा दो कॉलम बनेगा, एक कॉलम और बना, एक कॉलम और बनाओ तो तुम लोग, दो कॉलम बनेगा, बनाओ तो एक कॉलम और बनाओ। यहाँ भी दो कॉलम बना दो, ठीक है। अब आपका सब्सक्रिप्शन, देखो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ था, एक बार टिक मार लेते हैं। सब्सक्रिप्शन देखो अरियर भी दिया, एडवांस दिया, तो सब्सक्रिप्शन पे रिलेटेड आपका मैंने स्टार बना दिया, इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट दिया हुआ है। फिर देखो फर्नीचर, तो फर्नीचर से रिलेटेड भी एडजस्टमेंट दिया है, मैं इसके ऊपर भी एक बार बना देता हूँ। फर्नीचर कहाँ गया, फर्नीचर, फर्नीचर कुछ नहीं बोला, ठीक है नहीं दिया, ओके। फिर बोला यहाँ पे लैंड, लैंड बारे में कुछ नहीं दिया। सैलरी, तो सैलरी के ऊपर भी मैं एक बार लगा देता हूँ, सैलरी कहाँ गया, ये सैलरी, इसको मैंने स्टार लगा दिया, स्टार का मतलब इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। तो अब ये जो 80,000 है इसको लिखेंगे इनर कॉलम में, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। तो सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन आपका हो गया 80,000 रुपया, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, यहाँ पे आ जाओ, ये जो सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, चलिए ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, ये आपका प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन है, ये आपका प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन है। तो अब आप बताइए, अगर आपका सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन, ध्यान सुनिएगा, प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन बाकी है, तो अब आप बताइए अरियर का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग अरियर मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग। तो कोई भी अगर प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, माइनस करते हैं, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, याद रखिएगा, ये जो 4,000 दिया ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस करते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे लिखना है भैया, ऐड, ऐड करंट ईयर, ऐड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 4,000 रुपया, ऐड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 4,000 रुपया, ठीक है। और 8,000 आपका प्रीवियस ईयर का, ये 8,000 आपका प्रीवियस ईयर है, यहाँ पे लेस करेंगे प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग 8,000 रुपया, ठीक है, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, फिर बोला है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस, तो जो आपके करंट ईयर, ये आपका करंट ईयर है गाइस, 2023 आपका करंट ईयर है। तो अगर करंट ईयर एडवांस लेस करते हैं और प्रीवियस ईयर एडवांस क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और करंट ईयर एडवांस क्या करते हैं, लेस करते हैं, ठीक है। तो करंट ईयर एडवांस लेस होगा, और प्रीवियस ईयर एडवांस क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो करंट ईयर एडवांस कितना है, 1600, 1600 आपका करंट ईयर एडवांस है, ये लेस करेंगे, और 2000 आपका, 2000 आपका प्रीवियस ईयर एडवांस था,
इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्यों ऐड करते, देखो ना, प्रीवियस ईयर मेरा क्या 2022 और करंट ईयर क्या है 2023। तो 2022 में आपने 2000 रुपया लिया था, पर ये एडवांस में लिया था। तो एडवांस मतलब आपने 2023 के लिए लिया था, तो ये पैसा 2022 का नहीं है, ये पैसा 2023 का है। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा अक्रूवल बेसिस पे बनता है। तो जो आइटम्स 2023 से बिलोंग करते हैं वही ऐड होंगे। तो ये जो 2000 रुपया आपने एडवांस में लिया था प्रीवियस ईयर में, क्या ये 2022 का पैसा था? नहीं, ये 2023 का पैसा था, इसलिए 2023 में हम लोग इसको ऐड कर दिए। तो जितने भी प्रीवियस ईयर एडवांस होते हैं वो क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। करंट ईयर एडवांस, अगर आपने 2023 में कोई पैसा लिया है एडवांस में, तो 2023 का पार्ट नहीं है, वो तो 2024 का पार्ट होगा, बिकॉज आपने करंट ईयर में एडवांस लिया है। तो अगर करंट ईयर में कोई चीज एडवांस लोगे तो क्या वो करंट ईयर का पार्ट बनेगा? नहीं, वो तो नेक्स्ट ईयर का पार्ट बनेगा, इसलिए माइनस करते हैं। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग मतलब इस साल का आउटस्टैंडिंग है। तो अगर इस साल का आउटस्टैंडिंग है तो आइटम इस साल से बिलोंग करता है, इसलिए उसको हम लोग ऐड कर दिए। प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग तो पिछले साल बिलोंग करेगा ना, वो इस साल तो बिलोंग नहीं करता है। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग तो पिछले साल के इनकम से रिलेटेड है, इस साल के इनकम से रिलेटेड नहीं है, इस साल के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड नहीं है, इसलिए माइनस करते हैं। याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग वो करंट ईयर से बिलोंग नहीं करता, वो तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो प्रीवियस ईयर से बिलोंग करता है, इसलिए माइनस करते हैं। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, मान लो एक स्टाफ है, उसको मान लो आपने 10,000 रुपया करके देना था आपको 12 महीना, तो साल भर में कितना देते, 1,20,000 रुपया देते। अरे 10 × 12, 10,000 × 12 कितना पेमेंट करते साल भर में, 1,20,000 रुपया देते। लेकिन आपने पूरे साल भर में 1,00,000 रुपया दिया, स्टिल आपने 20,000 रुपया अभी तक नहीं दिया, तो आपका करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है, इसलिए ऐड करते हैं कि वो 20,000 भी तो ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज वो 20,000 इसी पार्ट का है। लेकिन अगर कोई प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, वो आप करंट ईयर में पे कर रहे हो, तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग तो प्रीवियस ईयर से बिलोंग करता है, वो तो करंट ईयर का पार्ट नहीं है, इसलिए माइनस करते हैं। क्लियर है? तो एक बार हम लोग सब्सक्रिप्शन को यहाँ पे दिखा देते हैं। 80,000 ऐड 4,000 लेस 8,000 लेस 1,600 ऐड 2,000, 76,400 आपका अभी आना चाहिए, 76,400, 76,400। ठीक है। फर्नीचर, सॉरी ये फर्नीचर बोल रहा हूँ। अब बोलते हैं सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो जो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, जो कोई भी न्यूज़पेपर आपने बेच दिया तो रेवेन्यू आइटम आएगा 12,000 रुपया। तो यहाँ आप लिखेंगे सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, कितना है 12,000 रुपया, 12,000 रुपया। ठीक है। एंट्रेंस फीस को बोला कैपिटल का पार्ट होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल, कैपिटल। तो ऑलरेडी हम लोगों ने कैपिटल निकाला था, ओपनिंग कैपिटल कितना था भाई, ओपनिंग कैपिटल कितना था 66,000, यही तो हमारा ओपनिंग कैपिटल है 66,000। ये हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो ओपनिंग कैपिटल आपका 66,000 है। इसमें बोला है एंट्रेंस फीस को कैपिटल का पार्ट है, तो इसलिए एंट्रेंस फीस यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, कैपिटल का पार्ट बोला है कितना 16,000 रुपये, इसलिए ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट कुछ नहीं बोलता तो रेवेन्यू मानते, पर अगर बोल दिया कि इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन तो हम लोग कैपिटल में ऐड कर देंगे, कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे इसको। ठीक है। चलिए, प्रोसीड ऑफ स्पोर्ट्स एंड कॉन्सर्ट, मतलब आपने स्पोर्ट्स वगैरह करवाया, उससे आपको इनकम हुई, मतलब एडवर्टीजमेंट वगैरह। अरे क्लब है, क्लब के सामने बड़ा सा होर्डिंग लगवा दिया किसी कंपनी वालों, हल्दीराम का लगवा दिया हो, तो जो बच्चा लोग आएगा, जो आदमी आएगा, हल्दीराम का होर्डिंग देखेगा, तो हल्दीराम का एडवर्टीजमेंट हो रहा है, कुछ पैसा क्लब को मिल गया, उसी को बोलते हैं प्रोसीड फ्रॉम कॉन्सर्ट, कि कुछ पैसा कॉन्सर्ट कराकर आपने कमा लिया। ठीक है, हल्दीराम का एडवर्टीजमेंट आपने कर दिया, तो भैया हल्दीराम से आपने कुछ पैसे ले लिए, तो 12,000 रुपया, तो ये भी आपका रेवेन्यू का पार्ट है। ठीक है, प्रोसीड फ्रॉम कॉन्सर्ट, 12,000 रुपया, 12,000 रुपया। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलो अब बात करते हैं इसका, ये भी हो गया, ये भी हो गया। सेक्रेटरी सैलरी, सेक्रेटरी सैलरी की बात करते हैं, सेक्रेटरी सैलरी की बात करते हैं। ठीक है, 16,000 तो खर्चा है ना सेक्रेटरी से, 16,000 रुपया। यहाँ पे सैलरी
कितना है? सेक्रेटरी का सैलरी है, सेक्रेटरी का 16,000 सैलरी है, 16,000। स्टाफ की सैलरी है 24,000, इसमें ऐड करना पड़ेगा थोड़ा सा। स्टाफ का सैलरी है 24,000। याद करो इसमें आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग था। आ जाओ यहाँ पे, यहाँ पे आ जाओ। आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ये प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग है। अरे देखो ना, ये किससे बिलोंग करता है? 2022-23 से बिलोंग, 2022 से बिलोंग करता है। तो प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे? लेस करेंगे, लेस, लेस प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग कितना है? 4,000 रुपया। ये तो लेस होगा, ये तो लेस होगा। और करंट ईयर, ये 2,000, 3,000 किससे बिलोंग करता है? ये 3,000 करंट ईयर से बिलोंग करता है, ये 3,000 करंट ईयर से बिलोंग करता है। तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या होगा? सैलरी। ऐड करेंगे, तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 3,000 क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 27,000 माइनस यहाँ पर जाएगा 23,000 आएगा। 24 3 27, 27 में से 4 निकल गया, कितना आएगा? 23,000, 23,000। ठीक है, सैलरी से रिलेटेड हो गया हम लोग का सैलरी। ये सैलरी भी हो गया, सेक्रेटरी भी हो गया। चैरिटी, चैरिटी, चैरिटी आप कर रहे हो तो खर्चा कर रहे हो ना। चैरिटी मतलब आपको खर्चा करना, चैरिटी कर रहे हो मतलब खर्चा कर रहे हो। तो 4,000 रुपया चैरिटी, 4,000 रुपया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी तो खर्चा है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी तो खर्चा है। कितना है भाई? 2,000 रुपया। तो एग्जाम में पूरा लिखना, मैंने शॉर्ट में लिखा, एग्जाम में पूरा लिखना। ठीक है। पोस्टेज, ये भी खर्चा है ना। पोस्टेज 400 है क्या? पोस्टेज 400, 400 रुपया। ठीक है। रेट्स एंड टैक्सेस 4,000 रुपया, रेट्स एंड टैक्सेस आपका 4,000 रुपया। रेट्स एंड टैक्सेस, इन लोगों को भी टैक्स देना पड़ता है ना। 4,000 रुपया, 4,000 रुपया। ठीक है। अपकीप ऑफ द लैंड, ये भी तो खर्चा है। अपकीप ऑफ द लैंड मतलब लैंड को मेंटेन करने में जो खर्चा आ रहा है, ये भी तो खर्चा है। गार्डन वगैरह था, उसको मेंटेन कर रहे थे, 6,000 रुपया, 6,000 रुपया। ठीक है। फिर बोला परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, इसको बोलता रिटर्न ऑफ करने के लिए, तो इसको डेबिट साइड में दिखाएंगे। कुछ नहीं बोला तब भी डेबिट साइड लिखते। अगर ये नहीं भी बोलता ना, अगर ये नहीं बोलता तब भी हम लोग डेबिट साइड में दिखाते। ये एक्स्ट्रा बोल करके कंफ्यूज कर रहा है। कुछ नहीं बोलता तब भी हम लोग डेबिट साइड दिखाते। परचेज ऑफ स्पोर्ट मटेरियल, परचेज ऑफ, कितना है? 24,000 रुपया, 24,000। टेलीफोन एक्सपेंसेस 8,000 रुपया, टेलीफोन का बिल वगैरह होगा 8,000 रुपया। क्लोजिंग कैश, तो कैश का पार्ट है, ये कैश का पार्ट है। कितना है भाई कैश? 51,600, 51,600। क्लोजिंग कैश आपको होगा 51,600। ठीक है। और कुछ है नहीं? तो एक काम करते हैं अब हम लोग अब एक बार करंट ईयर बैलेंस शीट को बना देते हैं फटाफट। करंट ईयर बैलेंस शीट, पहला एरियर सब्सक्रिप्शन, मतलब ये 4,000 रुपया नहीं मिला है, ये 4,000 रुपया नहीं मिला है, तो मिलेगा फ्यूचर में। तो जो पैसा सब्सक्रिप्शन मतलब इनकम, ये 4,000 रुपया की इनकम अभी तक अरियर आउटस्टैंडिंग है, नहीं मिला है, तो फ्यूचर में तो मिलेगा। तो कोई भी चीज अगर फ्यूचर में हो तो एसेट का पार्ट होता है। अरे ये 4,000 का अरियर है सब्सक्रिप्शन, मतलब ये आउटस्टैंडिंग है, ये पैसा अभी तक नहीं मिला, तो बाद में मेंबर लोग देगा। तो कोई चीज अगर फ्यूचर में मिलेगा तो एसेट का पार्ट होता है, तो ये 4,000 दिखाएंगे एसेट में। एरियर इन सब्सक्रिप्शन 4,000। ठीक है। चलो, फिर बोल रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, आपने करंट ईयर में 1,600 रुपया एडवांस रिसीव कर लिया, तो लाइबिलिटी है। एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर में आपने 1,600 एडवांस, करंट ईयर में आपने 1,600 एडवांस में रिसीव कर लिया,
तो कोई भी इनकम अगर आप एडवांस में रिसीव करते हो तो लाइबिलिटी होती है। फर्नीचर आफ्टर डेप्रिसिएशन दिया हुआ, तो डायरेक्टली फर्नीचर लिख दो। आफ्टर डेप्रिसिएशन दिया हुआ ना, तो डायरेक्टली 3600 लिखा दो, क्या दिक्कत है? मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद दिया हुआ है, ठीक है। अब वैसे भी 4000 में से 10%, तो देखो ना 4000 है, 4000 में से 10% कितना होता है? 400। 400, तो 400 अगर माइनस करते कितना बचता? 3600 बचता, तो 3600 ही तो आएगा। तो आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन जब दिया है तो फिर क्यों कैलकुलेशन करना? तो 3600 हमने दिखा दिया डायरेक्टली, ठीक है। लैंड आपका 40,000 था, 40,000 था, कुछ भी नहीं बोला है, तो लैंड पे 40,000, कुछ नहीं बोलेगा तो एज इट इज अमाउंट लिख देंगे। नॉर्मली लैंड का ना एप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन नहीं होता है, समझ रहे हो मेरी बात? आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो करेंट ईयर में कितना आउटस्टैंडिंग है? 3,000, तो आउटस्टैंडिंग, देखो ना हम लोग यहाँ भी आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखे थे ना, ओपनिंग ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त, इसलिए यहाँ भी लिखना पड़ेगा। कितना है भाई? 3,000 रुपया, 3,000 रुपया, सॉरी आउटर कॉलम लिखते हैं 3,000 रुपया, ठीक है। तो फर्नीचर हो गया, लैंड हो गया, ठीक है, फर्नीचर हो गया, लैंड हो गया, उसके बाद क्या होगा? सब्सक्रिप्शन हो गया, कैश हो गया, सब कुछ तो हो ही गया यहाँ पे। ओके, और कुछ है क्या? नहीं। तो एक काम करते, पहले हम लोग सरप्लस निकालते हैं, ये सब ऐड करते, कुछ छूटेगा तो देख लेंगे, कुछ तो छूटा नहीं मेरे हिसाब से, ऐसे भी आंसर नहीं बचेगा तो देख लूंगा अपने लोग। तो एक बार का क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं, सारा चीज को एक बार ऐड करते हैं, इसको ऐड करते हैं, इसको ऐड करते हैं। 76 400 प्लस 12,000 प्लस 12,000, 1,04,000 आ रहा है क्या आप लोग का? 1,04,000 क्या आप लोग का आ रहा है? आना चाहिए भैया, 1,04,000 आप लोग को आना चाहिए, 1,04,000, यहाँ भी आ जाएगा 1,04,000, ठीक है, 1,04,000। अब माइनस करो, 1,04,000, 1,04,000, सॉरी 4,000 नहीं भैया, 1,04,000 है, मैं ही गलत बोल दिया, 1,04,000 है। 1,00,400, 1,00,400, 1,04,000, ठीक है। माइनस करो सारे खर्चे, तो सैलरी 16,000 सेक्रेटरी वाला, फिर 23,000 स्टाफ वाला सैलरी माइनस करो, 4,000 का चैरिटी माइनस करो, पोस्टेज माइनस करो 2,000 का, सॉरी 2,000 का स्टेशनरी था, 400 का पोस्टेज माइनस करो, रेंट एंड रेंट 4,000 का माइनस करो, फिर 6,000 का अपकीप ऑफ द लैंड माइनस करो, स्पोर्ट्स मटेरियल 24,000 का माइनस करो, टेलीफोन एक्सपेंसेस 8,000 का माइनस करो, 13,000, 13,000 आ रहा है क्या तुम लोग को? 13,000 आ रहा है क्या? देखो तो कुछ छूट रहा है क्या? एक बार दोबारा देख लेता हूँ, एक बार दोबारा देख लेता हूँ, मेरे को लगा कुछ गड़बड़ ना हो, एक बार मैं दोबारा देख लेता हूँ। 1,04,000 माइनस 16,000, आप लोग का देखो तो, अपना कैलकुलेशन भाई करोगे, ठीक है, मेरे से कैलकुलेशन गलती हो सकता है, क्योंकि मुझे पढ़ाना भी है, समझाना भी है, तो बड़ा दिक्कत होता है एट ए टाइम सब कुछ करना। 23,000, 4,000, 2,000, 400, 4,000, 6,000, 24,000, ठीक है, 1,300, कुछ छूट तो नहीं रहा ना? कुछ छूट तो नहीं रहा ना? फर्नीचर, ओहो, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन वो तो पीएल अकाउंट में आएगा ना, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन दो ना, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, चलो ठीक है, एक आइटम छूट रहा था, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो 4,000 है, 4,000 का 10%, 400 रुपया, 400 रुपया, ठीक है। तो 13,000 आया था माइनस 400, 12,600 आ रहा है क्या? 12,600 आ रहा है, 12,600 आ रहा है क्या? दिया जाएगा सरप्लस, ये सरप्लस आएगा, 12,600 नहीं आया, 12,600 आया ना सबका, सरप्लस आया 12,600। अरे जो डेप्रिसिएशन था वो तो पीएल का पार्ट है ना, जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है, तो हम लोग डायरेक्टली लिख दिए थे फर्नीचर का 3,600 रुपया, तो डेप्रिसिएशन तो लिखना चाहिए था पीएल अकाउंट में। ऐसे तुम लोग देख लेना, कुछ छूटे तो नहीं है ना, थोड़ा देख लेना तुम लोग, ठीक है। अब सरप्लस यहाँ पे ऐड करो, तो 66,000
16,000 96 94,600 प्लस 3,000 प्लस 1,600 99,200 99,200 आ रहा है क्या तुम लोग का? एक बार इधर भी देखना, सेम आना चाहिए 99,200, इधर भी आना चाहिए। एक बार करके देख लेते हैं। 3600 फर्नीचर का, 40,000 लैंड का, 4,000 एरिया सब्सक्रिप्शन का, और 51,600 आ रहा है ना, 99,200 आ रहा है, 99,200। ठीक है, तो भाई ये था क्वेश्चन वन, ये था पूरा क्वेश्चन वन। डेप्रिसिएशन थोड़ा सा मैं लिखना भूल गया था, बाद में याद आया कि डेप्रिसिएशन एक आइटम छूट रहा है। थोड़ा तुम लोग वेरीफाई करते ना, कुछ छूट तो नहीं रहा है ना? ठीक है, तो होपफुली आपको 2023 का पूरा अच्छे समझ में आ गया। इसमें मोटा मोटा चीज याद रखना, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग माइनस होगा, प्रीवियस ईयर का अगर कोई एडवांस है तो ऐड करेंगे, अब करंट ईयर का कोई एडवांस है तो माइनस करेंगे, ये याद रखना। स्पोर्ट्स मटेरियल दिया रहेगा तो पीएल का पार्ट होगा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिया रहेगा तो बैलेंस शीट का पार्ट होगा। ठीक है, और अपकीप ऑफ द लैंड मतलब लैंड को मेंटेन करने में जो खर्चा है, तो और भी ऐसा कुछ आइटम यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है दोस्तों। दैट इज द पार्ट ए वीडियो। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा पार्ट ए वीडियो था। ठीक है ना, ये हम लोग का पूरा पार्ट ए वीडियो था। ओके, अब हम लोग पार्ट बी चालू करें, क्वेश्चन टू। तो क्वेश्चन टू से हमारा पार्ट बी का वीडियो आएगा। पार्ट बी ये हम लोग पार्ट बी में कंप्लीट करेंगे। तो पार्ट बी में भैया एक से एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ऐसा क्वेश्चन मतलब तुम लोगों को मिलेगा नहीं, मतलब पूरा 20 साल का एनालिसिस करके मैं पार्ट बी वीडियो बनाऊंगा। तो प्लीज जुड़िएगा पार्ट बी वाले वीडियो में। इस वीडियो को प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, समझ में आया या नहीं आया, कैसा लगा एक बार वीडियो को मेरे को लाइक करके कमेंट करके बता देना भाई। और हाई बटन जरूर प्रेस करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और वीडियो को शेयर करो भाई, मेहनत करो, भाई को सपोर्ट करो। ठीक है भाई, देखो तुम्हारा भाई हो सकता है डिले होगा, पर तुमको जो कॉन्सेप्ट देगा बेस्ट कॉन्सेप्ट देगा, तुम टेंशन मत लो। ठीक है ना, तो भाई मेरा ऑफलाइन सेंटर है, बहुत सारे जो टीचर्स हैं सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाते हैं, मेरा सिर्फ ऑफलाइन सेंटर है, तो मुझे ऑफलाइन भी जाना पड़ता है। तो फिर ऑफलाइन का अलग बैचेस है, ऑनलाइन का अलग बैचेस है, तो इतना सारा बैचेस संभालने में ना मतलब टाइम नहीं मिलता है। इसलिए दोस्तों अगर ऑफलाइन भी पढ़ना चाहते हो तो इन फ्यूचर आके सेंटर पढ़ सकते हो, ग्रीस पार्क मेरा ऑफलाइन सेंटर भी है। समझ रहे हो मेरी बात? तो प्लीज वीडियो को शेयर करना, भाई को सपोर्ट करना, वीडियो को शेयर करो गाइस। और हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, हाँ व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप दे रहा हूँ उसमें ज्वाइन हो जाना। अब सब कमेंट बॉक्स जो पिन करूंगा पढ़ लेना उसको अच्छे से। ठीक है।